बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। ठीक ईअं बि आहियूं त भई 27 ते मतिलबु सुभाणे हिकिड़ो अहिड़ो ख़ासि ॾींहुं मल्हायो थो वञे, वर्ल्ड टूरिज़म डे मल्हायो थो वञे। ऐं इन ॾिहाड़े जी वॾी अहमियत बि आहे, छो जो असां जॾहिं लाइफ में ॾाढो बिज़ी हूंदा आहियूं, पंहिंजी रूटीन में एतिरो बिज़ी थी वेंदा आहियूं, ऐं वरी असां ॾाढो बिज़ी खां पोइ जीअं असांजी जेको माइंड आहे न, जेको असांजो मेंटल हेल्थ आहे न, उहा बि किथे न किथे वञी डिस्टर्ब थींदी आहे। इन खां पोइ असांखे हिकिड़ो ब्रेक खपंदो आहे, ऐं ब्रेक खां पोइ वरी असां सही थी वेंदा आहियूं। सो इहो ब्रेक जेको आहे ट्रैवल सां मिलंदो आहे, ऐं ट्रैवल बि ॾाढो ज़रूरी आहे। असां चवंदा आहियूं त भई असां अगरि घर खां ॿाहिरि निकिरूं था न त थोरो फ्रेश फील कंदा आहियूं। सो ईअं ई अगरि असां शहर खां या मुल्क खां ॿाहिरि वरी निकिरंदा आहियूं, काॾे वेंदा आहियूं, ऐं जेका अलाह सां ई दुनिया इहा ख़लकी आहे, एॾी ख़ूबसूरत दुनिया ख़लकी आहे, ऐं अलॻि अलॻि क़िस्म जा माण्हू आहिनि। सो इहो सभु जॾहिं ॾिसंदा आहियूं अलाह जी ख़लकियल दुनिया, त उन सां असांखे अञा माइंड फ्रेश थी वेंदो आहे, असांखे ख़ुशी मिलंदी आहे। ऐं टूरिज़म खे कीअं फ़रोग़ ॾिजे, ऐं जेके माण्हू टूरिज़म जो बिज़नेस कंदा आहिनि स्पेशली उन्हनि खे बि वॾो फ़ाइदो मिलंदो आहे इन शइ सां। ऐं छुटियुनि में त जेको जून जुलाई में असां वटि पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ में हूअं बि नवंबर डिसंबर ऐं जनवरी में बि ॾाढी असांखे टूरिज़म में फ़रोग़ मिलंदी आहे। सॼी दुनिया खां असां वटि जेको नॉर्थ जी साइड माण्हू ईंदा आहिनि, ऐं उन सां गॾो गॾु जून जुलाई में बि हिन जो ॾाढो रुझान वधी वेंदो आहे ट्रैवल जो नॉर्थ जी साइड असां वटि। ऐं छो जो असां वटि सीनरियूं बि अहिड़ियूं आहिनि, अलाह साईं असांखे नवाज़ियो आहे हर नेमत सां उते, ऐं हर ख़ूबसूरती सां नवाज़ियो आहे अलाह साईं। सो इहे माण्हू ज़रूरु ॾिसणु वञनि। ऐं जेके माण्हू हिन साल प्लैन कनि था, त मां चवंदमि अञा मां उन्हनि खे पुश कंदमि त भई ज़रूरु प्लैन कयो, पंहिंजी जेको सेविंग्स करे बि घुमो फिरो ऐं पंहिंजी ज़िंदगी खे इंजॉय कयो। छो जो 4 ॾींहंनि जी ज़िंदगी आहे न, मां चवंदी आहियां घुमी फिरी करे खाई पी ऐश करे, ऐं पंहिंजे ज़रूरु लाइफ ते फोकस करणो घुरिजे। पर जेतिरो असां फोकस कंदा आहियूं उन खां पोइ वरी असां रूटीन मां थोरो तंग थींदा आहियूं, इहो त वाजिबु आहे त असां पोइ ट्रैवल ज़रूरु कयूं। ऐं जीअं असां सिर्फ़ु पंहिंजे पाड़े में कंहिं वटि हलिया वेंदा आहियूं या पंहिंजी फैमिली में कंहिं वटि हलिया वेंदा आहियूं, तॾहिं बि असांखे ख़ुशी मिलंदी आहे। छो जो 4 माण्हुनि सां मिलंदा आहियूं, 4 माण्हुनि सां वेहंदा आहियूं, ऐं 4 ॻाल्हियूं ख़बर पवंदियूं आहिनि मायुनि खे बि। सो इहे सभु शयूं ॾाढी ज़रूरी आहिनि। असांखे मेल मिलाप रखणु घुरिजे, असांखे घुमणु घुरिजे। ऐं जॾहिं असां इवन रोड ट्रिप्स ॾाढा मज़ेदार हूंदा आहिनि। रोड ट्रिप्स ते जॾहिं वञो, काफ़ी मां फ्रेंड्स खे ॾिसंदी आहियां, फ्रेंड गैदरिंग्स हूंदियूं आहिनि, उन्हनि जूं माण्हू रोड ट्रिप्स ते निकिरी वेंदा आहिनि, ऐं गॾो गॾु घुमंदा आहिनि, ऐं कॾहिं किथे स्टे कयो, वरी किथे स्टे कयो, ईअं स्टे कंदे कंदे उन्हनि जो ज़बरदस्त ट्रिप थी वेंदो आहे। ऐं इहे जेके ट्रिप्स हूंदा आहिनि असांजा विद इन पाकिस्तान, इहे एतिरा बजट फ्रेंडली बि हूंदा आहिनि। तव्हां बजट में रही करे बि सुठो घुमी सघो था अगरि तव्हांजी प्लैनिंग सुठी आहे। ऐं काफ़ी जेके टूरिज़म वारा आहिनि, जेके उहे खोले वेठा आहिनि पंहिंजा ऑफिसिस, उन्हनि वटि वञो, उन्हनि वटि सुठा प्लैन्स हूंदा आहिनि, तव्हांखे उहे बि ऑफर कंदा आहिनि। उन्हनि सां गॾो गॾु जी तव्हां इन्हनि शयुनि खे बि, ऑफर्स खे बि वठी करे तव्हां सुठो घुमी सघो था ऐं बजट में घुमी सघो था। सो इन्हनि तमामु शयुनि जे बारे में डिस्कस कंदासीं। असां वटि ज़बरदस्त पैनलिस्ट हूंदा जंहिं सां असां टूरिज़म ते ॻाल्हाईंदासीं, ऐं उन्हनि जा पंहिंजा पर्सनल एक्सपीरियंस बि कीअं रहिया आहिनि, ऐं उन्हनि खां टिप्स ऐं ट्रिक्स बि वठंदासीं टूरिज़म जे बारे में। सो सभिनि खां पहिरियों त मूं वटि हिते शेफ़ मौजूदु आहे, ज़बरदस्त शेफ़ कुझु ठाहे बि आयो आहे। शेफ़ कामरान मूंसां मौजूदु आहे, मां उन्हनि खे वेलकम चवंदमि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, ठीक ठाक जी। तो क्या करते हैं आप, सबसे पहले तो ये बताएं। आई एम ए ट्रेनर शेफ़। मैं एज अ ट्रेनर हूँ, ट्रेनिंग भी देता हूँ और कुकिंग क्लासेस भी दे रहा हूँ। अच्छा, बेसिकली मेरा जो काम है वो फेडरल एंड गवर्नमेंट बेसिस पे रहता है सारा मेरा। तो मैं जितनी भी ट्रेनिंग्स देता हूँ वो फेडरल एंड गवर्नमेंट जितने स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं वो इन्हीं की तरफ से होते हैं। इसके बाद प्राइवेट जी क्लासेस भी होती हैं, अपनी कुकिंग क्लास भी देते हैं, अदर्स चैनल्स में भी मैं हूँ। तो इस तरह सारा सिलसिला चल रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा, आज क्या बनाया, क्या रेसिपी लेके आए हैं? आज थोड़ा सा डिफरेंट है और बेसिकली ये 2 वेज़ में आप इसको बना सकते हैं। ये है हमारे पास लखनवी चिकन मलाई कबाब है। लखनवी चिकन मलाई कबाब बड़ा लंबा नाम है, नाम तो बड़ा लंबा है। इसको आप लाइक दिस ग्रेवी में भी कर सकते हैं, ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं, या फिर आपने इसको क्या कहते हैं चारकोल वगैरह पे भी इसको आप बना सकते हैं, यानी सीखों पे लगा कर। ये दोनों ऑप्शन है। ये चिकन के हैं तो चिकन आपको पता है बहुत जल्दी बनने वाला होता है, और इसका मैरिनेशन टाइम तकरीबन हाफ आवर से आधे घंटे का है। आधे घंटे का टाइम है इसका हमारा, तो इसकी मैरिनेशन है।
अच्छा, बहुत ही बेसिक और सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके इंग्रेडिएंट्स में जो हमारे पास हैं वो है घर से ही आप सारे इंग्रेडिएंट्स निकल सकते हैं। ये नहीं कि आपने बाज़ार से कोई चीज़ें परचेज़ करनी है, ये लेकर आनी है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने घर से ही निकाले हैं, कोई बाज़ार से चीज़ें परचेज़ नहीं की हैं। अमूमन ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर के अंदर से निकल जाती हैं, क्योंकि ऐसी रेसिपीज बड़ी इजी होती हैं, बड़ी मज़ेदार होती हैं कि घर पे ही आपकी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसी में से आपने कुछ बना लिया। देखिए, एक अच्छा शेफ़ या एक अच्छा कुक या बोलते हैं ना होम बेस्ड जो होते हैं, वो उनको जो हम लोग आजकल कुकिंग कर रहे होते हैं तो ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो घर से निकलें। अब हम ऐसी एक्सपेंसिव रेसिपीज़ अगर आप शेयर करेंगे किसी के साथ तो वो सारी बात है, वो वन टाइम यूज़ होती है, फिर उसके बाद वो पड़ी रहती हैं। जब वो फिर औरतें घर में बैठी सोचती ही रहेंगी अब क्या हम लोग ये सामान कहाँ यूटिलाइज़ करें। बिल्कुल यूटिलाइज़ करें, वो फिर पड़े ख़राब हो जाता है। और आपको पता है महंगाई इतनी है और हर चीज़ इतनी महंगी है कि लोग सोचते हैं कि यार करें तो क्या करें। ऐसी रेसिपीज़ बनाए जो घर के अंदर से चीज़ें निकल आएँ। पर्सनली वही शेफ़ पसंद है जो घर पर चीज़ें रखी हो और उसी में से कुछ बता रहे हो। जी, ये सारी चीज़ें आप ये जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं मैंने घर से निकाले। मैं गया नहीं कि कहीं से मैं जाके परचेज़ कर रहा हूँ चीज़। अच्छा, इसके अंदर सिंपल इंग्रेडिएंट्स मेरे पास हैं, जैसे कोरिएंडर है, ग्रीन चिलीज़ हैं, कोकोनट जो आपके घर में मौजूद होते हैं, कैशू नट्स वो भी आपके घर में मौजूद होते हैं, ड्राई फ्रूट्स है और ऑयल है और ब्लैक पेपर है। ये 4-5 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके घर से ही निकलते हैं, जो हमारे किचन के अंदर मौजूद होते हैं। बाकी टमाटर, सलाद, प्याज ये भी ऑलरेडी आपके घर, यानी ये सारी चीज़ें आपके घर के अंदर मौजूद है। कोई चीज़ आपने बाज़ार से ऐसी ख़रीदी नहीं है कि स्पेशली आप बाज़ार से ख़रीदें। क्विकली आपका कोई क्या कहते हैं कोई गेस्ट आ जाता है तो आपने फटाफट झटपट ये रेसिपी बना देनी है। चिकन भी अमूमन घर में लोगों के होती है, जो आपका मंथली जो मीट आता है, जो ग्रोसरी आती है, उसके अंदर ये आपकी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जितनी भी रेसिपीज़ किसी चैनल पे दूं तो वो आपके घर के अंदर से निकलें सारी चीज़ें। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमने ख़वातीन देखी हैं घर बैठे जैसे अगर आज किसी ने ये रेसिपी देखी है तो मेरे ख्याल से वो फिर उसको कहीं जाना नहीं पड़ेगा ये रेसिपी बनाने के लिए, ये डिश बनाने के लिए। जो चीज़ें घर पे हैं आप उसी में से ही बना सकते हैं। जी, अब तरीका बताते चले, रेसिपी बताते चले। अच्छा, रेसिपी ये किया है मैंने कि सबसे पहले मैंने जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट है और ग्रीन चिलीज़ है, कोरिएंडर, इनका पेस्ट बनाया या इसको ऐसे हल्का सा रफली चॉप कर लें। अच्छा, उसके बाद मेरे पास कैशू नट पेस्ट है, कोकोनट पेस्ट है और योगर्ट है। सही है, ये लिया है। इन तमाम चीज़ों को चिकन के अंदर मैरिनेट किया है, तमाम चीज़ों को इसके अंदर डाल के अच्छी तरह मैरिनेट किया। मैरिनेट करने के बाद फिर मैंने जो है इसके अंदर ब्लैक पेपर, सॉल्ट और अनियन, रॉ अनियन यानी फ्राइड अनियन ही रॉ अनियन वो डालिए और वो डाल के और साथ साथ इसके अंदर क्लैरिफाइड बटर यानी घी। अगर घी नहीं खाते हैं आप लोग तो इसके अंदर आपने क्या करना है, ऑयल भी ले सकते हैं। अमूमन लोगों के यहाँ घी नहीं खाया जाता है तो वो कहते हैं कि हम ऑयल को यूज़ कर दें, तो ऑयल भी ले सकते हैं, मगर इसका असल टेस्ट घी के अंदर है। असली घी अगर हो तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप जो है ऑयल के अंदर भी इसको बना सकते हैं। इसको मैरिनेट करके रख दिया आधा घंटा। फिर उसके बाद जो है आपने कार्डिमन लेनी है, उसको थोड़ी सी ऑयल घी के अंदर आपने हल्का सा सौते करना है और तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको स्लो फ्लेम पे पकने रख देना है। विद इन मेरे ख्याल से 15 to 20 मिनट्स के अंदर ये रेडी हो जाएगी आपकी डिश। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सही है, बड़ी इजी रेसिपी है और जितने भी आपके पास इंग्रेडिएंट्स घर पे ही हैं, जो चीज़ें आपने बताई वो सारी घर पे मौजूद होती है और बनाने का तरीका जो है वो भी बड़ा टाइम टेकन नहीं है, बड़ा ईजी है और आप झटपट बना सकते हैं। तो ये रेसिपीज़ बड़ी अच्छी होती हैं, स्पेशली मुझे तो बड़ी पसंद है जो जल्दी ही बन जाए और घर पे सारी चीज़ें अवेलेबल भी हों। तो ऐसे ही है नाज़रीन, तमाम जेके रेसिपीज़ आहिनि उहे एतिरियूं ईज़ी सां तव्हांखे ॿुधाईंदा आहियूं जेके तव्हां घर में वेठे वेठे जेके शयूं तव्हां वटि पयूं आहिनि उन मां ई तव्हां ठाहे सघो था, ॾाढो ईज़ी पंहिंजे घर वारनि खे ख़ुशि करे सघो था। थैंक यू सो मच कामरान साहब, बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी आपने बताई। नाज़रीन, नंढे ब्रेक ते वेंदासीं, वरी बि वापसि अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ऐं ज़बरदस्त गेस्ट मूंसां हींअर मौजूदु आहिनि। ऐं जीअं मां टूरिज़म जी ॻाल्हि कई, घुमण फिरण जी ॻाल्हि कई,
इहा पाण मुंहिंजी फेवरेट शइ आहे ऐं इन जे बारे में जॾहिं ॻाल्हाइण जी मौक़ो मिलंदो आहे त ॾाढो मज़ो बि ईंदो आहे। सो अज़हर ज़िया साहब मूंसां मौजूदु आहिनि जेके पाण घुमंदा फिरंदा रहंदा आहिनि ऐं इवेंट प्लानर आहिनि, डेस्टिनेशन इवेंट प्लानर आहिनि, नेशनल भी ऐं इंटरनेशनल भी। मैं उन्हें वेलकम चवाती। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं 27 को जो है टूरिज़्म डे मनाया जा रहा है कल, जिसको हम आज सेलिब्रेट करें क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्या फ़रोग मिलता है टूरिज़्म से, क्या फ़ायदा मिलता है हमारे मुल्क को, स्पेशली सबसे पहले तो ये बताएं। अच्छा देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है आपका और इतना ज़बरदस्त सेट है आपका। थैंक यू। टूरिज़्म वाहिद एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जो दुनिया को लिंक अप करती है, ब्रिज का रोल प्ले करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिफोर कोविड जो है वो ज़ाहिर है दुनिया की डायनामिक्स टोटल डिफरेंट थी। आफ्टर कोविड जो है वो दुनिया की डायनामिक्स टोटली चेंज हो गई। कई कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसी हैं जिनकी इकनॉमी डिपेंड ही टूरिज़्म पे करती है, इवेंट्स पे करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो सस्टेन भी करते हैं और अपना कल्चर दुनिया को दिखाते भी हैं एंड प्रमोट भी करते हैं और एक बड़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक गुड रेपो रखते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट, पाकिस्तान में इतना अल्लाह का फ़ज़ल है, इतना खूबसूरत अल्लाह ने इस मुल्क को बनाया है और यहाँ पर सब हर सीज़न का टूरिज़्म है। बिल्कुल ऐसे ही। दुनिया में ऐसा है कि वो एक लिमिटेड स्पेल होता है जिसमें आप जाके ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ये वाहिद दुनिया का ऐसा मुल्क है कि यहाँ आप कभी भी चाहें प्लान कर सकते हैं, कहीं भी जाना चाहें आप जा सकते हैं बड़ा इजीली। और जैसे आपने कहा कि बड़ा बजट फ्रेंडली भी है और बड़ी अट्रैक्शंस हैं। आप जो है वो इसको समर में भी कर सकते हैं, विंटर में भी कर सकते हैं। हमारे जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो बहुत खूबसूरत हैं हमारा। अच्छा, हमारे यहाँ ना 12 महीने जो है आप नॉर्दर्न एरिया से जा ही सकते हैं, बर्फ़ देखने आप नॉर्दर्न एरिया। और यहाँ पे अगर हमारे यहाँ सिंध में गर्मी हो जाए तो आप वहाँ चले जाएं, वहाँ आपको अच्छा मौसम मिलेगा। नहीं, लेकिन सब आपको पता है कि अगर सिंध में गर्मी हो जाए तो सिंध में भी एक मरी है। ऐसे ही है। हाँ। गोरा किल अभी हमारा लास्ट एक्सपीरियंस हुआ और अभी हम वहाँ पर एक इवेंट भी कर रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त इवेंट हो रहा है वहाँ पर गोरा किल में 29 सितंबर एंड 30 एंड 1 को इंटरनेशनल बाइक रैली हो रही है जो ग्रीन टूरिज़्म डिपार्टमेंट कर रहे हैं एंड वर्ल्ड टूरिज़्म डिपार्टमेंट कर रहे हैं। उसमें फेडरल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है एंड सिंध गवर्नमेंट भी उसके ऊपर बड़ा काम कर रही है और बड़ा ज़बरदस्त वो इवेंट है। और लकीली अब वो गोरा किला आप अगले कुछ दिनों में देखेंगे वो बड़ा डेवलप भी हो जाएगा। अच्छा, और मैं क्योंकि पर्सनली वहाँ गया हूँ तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसी जगहें पाकिस्तान में कई हैं। बिल्कुल और ये हर प्रोविंस में है, सिर्फ ये नहीं कि आपको पंजाब में मिलेंगी या कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए टूरिज़्म जो है इसके कई एडवांटेजेस होते हैं। एक आपकी तो इकनॉमी जो है वो ज़ाहिर है इससे बूस्ट करती है, आप इससे बड़े फंड्स जनरेट करते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ भी है कि आप टूरिज़्म से, अपने कल्चर से, अपने फूड से दुनिया में आप अपनी एक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग कर सकते हैं, जो कि ये बड़ा आसान होता है। जैसे हम पहले अगर आप देखें तो हम शोबिज़ इंडस्ट्री में करते थे तो दुनिया में हमारे ड्रामे देखे जाते थे, दुनिया में हमारा कल्चर देखा जाता था, एक बड़ी रिस्पेक्ट होती थी। इसी तरह स्पोर्ट्स है, इतना ही इम्पॉर्टेंट हमारा ये टूरिज़्म है, हमारा कल्चर है और इसके साथ बड़ा लिंक्ड होता है। ठीक है, जब आप टूरिज़्म की बात करते हैं तो उसमें आपका फूड भी आ जाता है, आपका ट्रैवल भी आ जाता है, आपकी होटलिंग भी आ जाती है। और देखिए पाकिस्तान में जो लोग हैं, चाहे वो पंजाब के हों, बलूचिस्तान के हों, KP के हों, गिलगित बिल्तिस्तान के हों या जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ स्कर्दू हैं, कश्मीर या सिंध के, ये बड़े मेहमान नवाज़ लोग हैं। ये हमेशा से अपने आने वाले मेहमानों को वेलकम करते हैं और बड़ा इनको रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड करते हैं और टेक केयर करते हैं। और अभी जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट बड़ा सीरियस इसके ऊपर काम करने जा रही है। मैं आपको बताऊँ, हमारी जो टूरिज़्म की जो गवर्नमेंट लेवल पे जो जॉब एम्प्लॉयमेंट्स हैं वो 7.9% है। अच्छा, ज़बरदस्त। और वो अराउंड आपका कोई 4 मिलियन जॉब्स हैं जो सिर्फ इस सेक्टर की हैं। और फिर हमने जो 2023 एंड 2024 में रेवेन्यू जनरेट किया वो था तकरीबन $3,400, जो कि आपकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रखता है। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर प्रॉपर वर्क करें,
बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। ऐसे मंसूबे हैं जो टूरिज्म को बेटर करने के लिए अब इसके ऊपर काम हो रहा है, अब इसके ऊपर काम हो रहा है और बड़े सीरियस उसके ऊपर काम हो रहा है। इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी, जैसे मैंने बताया, वो भी कर रही है, एंड लोकल गवर्नमेंट भी कर रही है, और इंटरनेशनल INGOs, वर्ल्ड बैंक और दूसरी जो डोनर एजेंसीज़ हैं हमारी, उनके साथ मिलकर बहुत काम हो रहा है। ख़ासतौर पे हमारा कोस्टल हाईवे, ख़ासतौर पे हमारा इंटीरियर सिंध, जिसमें हमारी बड़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, और नॉर्दर्न एरियाज़ को भी जो है वो थोड़ा सा डेवलप हो रहा है। जो उसकी बेसिक जो नीड है उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट इस वक्त बहुत सीरियस काम कर रही है, और टारगेट है इस वक्त के 2028 में आप एक और ख़ूबसूरत पाकिस्तान देखें कि जहाँ पर आपको याद होगा 70-80s में कि जब आप शहर में जाते थे तो आपको हर जगह फॉरेनर्स मिलते थे। फूड कर रहे होते थे, शॉपिंग कर रहे होते थे, बड़ा आपको एक मज़ा आता था। और फिर यही लोग जो बाहर से आते हैं यहाँ पर आपके कल्चर को देखते हैं, आपके फूड को एंजॉय करते हैं, आपकी जो इतनी खूबसूरत हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको आप देखते हैं, और फिर यही लोग जाके आपके दुनिया में सफ़ीर बनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि जी पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है, पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं, बड़ी ज़बरदस्त वो इमेज बिल्डिंग करते हैं। कुछ सालों में ये देखा गया है कि हमारे मुल्क का एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे हुआ है, कुछ ऐसे हमारे यहाँ ब्लॉगर्स की वजह से, कुछ इंटरनेशनल ब्लॉगर्स की वजह से भी सोशल मीडिया पे दिखाया गया है कि पाकिस्तान की एक थोड़ी गलत इमेज दिखाई गई है। ऐसा भी है, तो उसको हम टूरिज़म के थ्रू ही सही कर सकते हैं। वेरी ट्रू। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बस अनफॉर्चुनेट था कि कुछ लोगों को ज़ाहिर है इसका पता नहीं था कि इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो दुनिया के ऊपर क्या जाएगा, और फिर उसमें हम कहाँ सस्टेन कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि बहुत सारे इस तरह के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त लोकेशंस, पाकिस्तान की जो नई लोकेशंस थी बड़ी खूबसूरत, उनको भी प्रमोट किया। और अब जाके इसके ऊपर जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे लोग भी ये समझते हैं और हमारी गवर्नमेंट भी ये समझती है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और ये वाहिद एक सेक्टर है, जैसे मैंने सब आपको बताया, कि दुनिया में एक ब्रिज का रोल प्ले करता है। जब लोग यहाँ आते हैं, आपके कल्चर से अवेयर होते हैं, आपके लोगों से मिलते हैं, आपकी जो मुल्क की इतना खूबसूरत जो है वो हमारी लोकेशंस हैं वो देखते हैं, तो यही लोग जाके दुनिया में आपके सफ़ीर बन रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं ऐसा समझती हूँ पाकिस्तान में ट्रैवल करना विद इन पाकिस्तान बड़ा बजट फ्रेंडली भी है। वेरी ट्रू। आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ता है। बिल्कुल, और इनफैक्ट वो फिर उसको ज़्यादा बेहतर बनाना, उन लोकेशंस को ज़्यादा खूबसूरत बनाना, वो फिर हमारी और हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। वेरी ट्रू। तो उससे जो है इकोनॉमी में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, आप खुद ट्रैवल करते हैं माशाल्लाह, और डेस्टिनेशंस पे आप इवेंट्स भी करते हैं, तो मैं तो खैर अभी बारे में कोई ज़रा बताएं। 2 वीक पहले आया हूँ यूरोप से, कोई 10 कंट्रीज़ करके, और जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ का कल्चर देखते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, तो दिल में ज़ाहिर एक फीलिंग तो आती है ना कि जी हमारा मुल्क भी इतना खूबसूरत है, बल्कि इससे ज़्यादा खूबसूरत है। तो वहाँ भी इस तरह से जो है वो रौनक लगी होनी चाहिए। और ज़ाहिर है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, और हम प्लान करते हैं कि नेशनल लेवल पे भी एंड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो है वो इवेंट्स किए जाएँ कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ, और हम बड़ी लीडरशिप ट्रेनिंग्स एंड अवेयरनेस सेशंस कराते रहते हैं। और अब हमने प्लान किया है कि हम जो है मदीने में एंड मक्के पे एंड दूसरी गल्फ़ कंट्रीज़ में हम यहाँ से डेस्टिनेशन वेडिंग्स प्लान कर रहे हैं, और उसका बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो लोग हैं बहुत ही ज़बरदस्त लोग हैं, हमारी बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिटी सोसाइटी है, ऐसी बात नहीं है जी। और जैसे आपने बताया कि बजट फ्रेंडली, अब अगर हर तरह की फैमिली के लिए हर तरह की अट्रैक्शन है, ये इस मुल्क की खूबसूरती है। अगर कोई चाहता है कि जी मेरे पास 2-3 दिन का टाइम है और मैं इसमें अपनी फैमिली को कहीं घुमाने के लिए लेके जाऊं, तो कराची के सराउंडिंग में इतने खूबसूरत एरियाज हैं जहां आप जा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि गोरा खेल जो है वो सिंध का मरी है, वहाँ आप जा सकते हैं, और हर सीज़न में आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सीज़न है, एक पहले उसी में आपने जाना है। और साथ ही अगर आप 5-6 घंटे आई थिंक ट्रैवल करें तो कुंड मलीर भी आ जाता है। कुंड मलीर हमारा कोस्टल, वहाँ कोस्टल जो हमारा हाईवे का रूट है वो बड़ा ज़बरदस्त है, और इंटीरियर सिंध में अचरोथर और इस तरह की और बड़ी खूबसूरत लोकेशन हैं, आप जा सकते हैं। और एक चीज़ और भी है, हमारे मुल्क में ना हर तरह का टूरिज़म है, हमारा मजहबी टूरिज़म भी बहुत है जी।
कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, अलग ही मज़ा है। हाँ, अगर आप सिर्फ मज़हबी ट्रैवल पे ही निकल जाएं तो उसमें ही आपका मेरे ख्याल से 1 महीना आराम से गुजर जाएगा और वो ख़त्म ही नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं हमारे, और जब हम बाहर जाते हैं लोगों से मिलते हैं, वहाँ की कम्युनिटी से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, तो वो बड़े एक्साइटेड होते हैं कि जी हम आए वहाँ पर पाकिस्तान में। लेकिन अब तो जाके सब गवर्नमेंट ने बड़ा ईजी कर दिया, जो बेसिकली वीज़ा प्रोसेस था वो बड़ा आसान कर दिया लोगों के लिए आना। और हमारा मुल्क देखें, मैं आपको बताऊं, बहुत सस्ता भी है। दुनिया में जब आप जाते हैं और आप अपनी इकोनॉमी को कन्वर्ट करते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा फील होता है कि जी एक लिमिट में रह के आपको एक्सपेंस करना है, लेकिन दुनिया के लिए तो कोई मसला ही नहीं है। बिल्कुल वो थोड़े से पैसों के साथ भी आ जाएं पाकिस्तान में तो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो अपना टूर कर सकते हैं यहाँ पर 1 वीक का, 2 वीक का, 1 मंथ का, और हमारे लोग उनको वेलकम करते हैं। हमारे यहाँ फूड इतना ज़बरदस्त मिलता है, और मज़े की बात, हर कल्चर का अपना ही एक रंग है, अपने ही खाने हैं। आप सिंध में जाएँ तो देखें कितने रिवायती खाने होते हैं। अगर आप जाते हैं बलूचिस्तान साइड पे तो उनकी सज्जी और इस तरह के कितने कल्चर होता है। बिल्कुल, पंजाब साइड और केपी की साइड आप जाएँ तो वहाँ आपको अलग से मज़ा आता है। बिल्कुल। और फिर इसी तरह से हमारे जो आप देखें ना जो अट्रैक्शंस हैं लोगों की, वो भी बड़ी अलग है। अच्छा, आपकी सबसे फेवरेट जगह कौन सी है पाकिस्तान में? देखिए, मेरा तो पूरा पाकिस्तान फेवरेट है। पाकिस्तान लेकिन सबसे ज़्यादा आपने कहाँ एंजॉय किया हो, कोई ऐसा इवेंट करते हुए या फिर मुझे बलूचिस्तान, पर्सनली मुझे बलूचिस्तान जो है वो बहुत अच्छा लगता है और मुझे मज़ा भी आता है। हम जब जा रहे होते हैं, बहुत इवेंट्स करते हैं क्वेटा साइड पे, तो वहाँ हम रुकते हैं। और गवादर आपको पता है बड़ा तेज़ी से डेवलप हो रहा है और बहुत दफ़ा जाना होता है हमारा वहाँ पर इवेंट्स के सिलसिले में, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन ऑब्वियसली नॉर्दर्न एरियाज़ तो जिसे कहते हैं ना कि वो दिल है पाकिस्तान का, तो आपको मज़ा आता है। हाँ, ऐसे उसको जो है मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। लेकिन अगर मैं तो स्विट्ज़रलैंड भी जा चुका हूँ, ज़्यूरिख जा चुका हूँ, और जिस वेदर में हम गए थे तो बड़ा मज़ा आया था। तो जब हम वहाँ पर थे तो मेरे साथ पाकिस्तानी दोस्त थे, तो मैंने कहा सर देखें, मुझे लगता है कि हमारे नॉर्दर्न एरिया इससे ज़्यादा खूबसूरत है। और वो वाकई में ऐसा है। तो हमें थोड़ा सा जो है उसको ऑर्गेनाइज करने की सब ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा सिस्टमाइज़ करने की ज़रूरत है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखें वो गवर्नमेंट का काम है कि उसको ठीक करे। रोड्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, सेफ्टी सिक्योरिटीज़ हैं, बाकी हमारी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी सिक्योरिटीज़ हैं, क्योंकि ताकि जो काफ़ी लड़कियां भी हैं जो गर्ल्स ट्रिप पे जाती हैं और हमारी यूथ काफ़ी निकलती है रोड ट्रिप्स पे, तो उसके लिए जो है सिक्योरिटी बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि हम जब दूसरे आउट ऑफ पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ हमें जो मेन चीज़ यही दिखाई देती है कि सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है। दुनिया में हर जगह जो है वो ज़ाहिर है सेफ्टी सिक्योरिटीज़ एंड लॉ एंड ऑर्डर तो होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जैसे दुनिया में हम कहते हैं कि जी दुनिया तो ठीक है और हम बड़े ख़राब हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग बाकी बहुत सारी कंट्री से बड़े सेफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे लोग, जैसे मैंने आपको बताया, वो होस्ट करते हैं, हमेशा वेलकम करते हैं। अभी आप देख लें, अभी पिछले दिनों बांग्लादेश की सीरीज़ हुई, कितने लोग बाहर से आए। उसके अलावा हमारा PSL हो रहा है, कितने लोग बाहर से आ रहे हैं, हम उनको वेलकम कर रहे हैं और वो एंजॉय करते हैं। यहाँ आप देखें हमारे मॉल्स में आपको नज़र आएंगे, हमारी जो अट्रैक्शन है खूबसूरत, वहाँ जाते हैं। और फिर देखो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ टूरिज़म नहीं है, पाकिस्तान एक खुद हिस्ट्री भी है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। ये बेसिकली आप देखिए हमारा कितने बड़े बड़े सूफ़ी शायर हैं हमारे, कितने बड़े बड़े लोग हैं इस धरती के साथ, इस पुल के साथ जुड़े हुए, जिनकी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब अपनी एक उनकी एक वो है। तो लोग आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने बड़ा आसान भी कर दिया वीज़ा प्रोसेस, और सीरियस नोट के ऊपर इस पर काम कर रही है। और अब देखेंगी कि 2028 में, 2030 में पाकिस्तान में एक बार फिर से आप 90-80 वाला दौर देखेंगे कि आपको हर तरफ फॉरेनर्स मिल जाएंगे। और मैं दुआ करती हूँ कि हमारे यहाँ जो टूरिज़्म है ये और ज़्यादा बेहतर हो, ताकि इससे हमारे पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की इकॉनमी अच्छी हो। क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? देखिए, मैं तो ये है कि जितने भी हमारे लोग हैं जहाँ जहाँ हैं पूरे पाकिस्तान में, कोई भी अगर फॉरेनर आ रहा है बाहर से या पाकिस्तान से कोई ट्रैवल कर रहा है, तो जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके उनको टेक केयर करें, ताकि वो एक पॉजिटिव इमेज लेके जाए और दोबारा अपनी फैमिलीज एंड फ्रेंड्स को वहाँ दोबारा से रेकमेंड कर सके कि जी आप जाएं और घूमें और फिरें और एंजॉय करें।
बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच Thank you so ज़िया much. साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थी वो आए वरी पे वापस अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कर चऊं था। ज़बरदस्त गेस्ट हींअर मूंसां मौजूदु आहे ऐं जीअं छोकिरियुनि जा ॾाढा मसइला हूंदा आहिनि स्किन जा, सो हे स्किन ते कमु करे रही आहे ऐं स्किन केयर जेके प्रोडक्ट्स हूंदा आहिनि स्किन केयर जा उहे पाण ठाहे रहियूं आहिनि हे। सो सारा नूर खे मां वेलकम चवां थी पंहिंजे शो में। उन्हनि खां पुछूं था अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, बड़े मसले मसाइल होते हैं ना लड़कियों के कि भाई बहुत पिंपल्स ज़्यादा निकल आते हैं और स्पेशली कहीं जाना होता है तो फिर पिंपल्स ज़रूर निकलता है, बहुत ज़्यादा। और पोर्स का बड़ा मसला हो गया है, पिगमेंटेशन का मसला है। तो ये सारे कैसे ख़त्म किए जाएं? और आप खुद स्किन केयर मेकर हैं, वो जो प्रोडक्ट्स आपने बनाए हैं उनके बारे में भी बताएं। अच्छा, पहले तो हम बात कर लें स्किन के ऊपर कि पहले हमें अपनी स्किन को समझना बहुत ज़रूरी है, जो मोस्टली लोग नहीं समझते कि हमारी स्किन टाइप क्या है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी जैसे चीज़ें मिल रही होती हैं, हम समझते हैं ये सब हमारे लिए हैं और ये हमारी स्किन पे बहुत अच्छा काम करेंगे। पहले अपनी स्किन टोन समझें, आप अपना स्ट्रक्चर समझें स्किन का, स्किन की जो आपकी टेक्सचर है वो समझें। उसके बाद आप कोई चीज़ जो है ना उस पर लगाएं। और पहली बात ये है कि देखें अपना वाटर इंटेक, जो हमें जितनी ख़वातीनें जो नहीं रख पाती, जो हमें वाटर इंटेक रखना चाहिए, उसको उसी तरीके से बैलेंस करें जितनी आपकी बॉडी की नीड है। अगर वाटर बैलेंस आपका सही नहीं होगा, आपके पोर्स का इशू भी होगा, आपके एक्ने का इशू भी होगा, इवन आपकी अनइवन स्किन टोन भी रहेगी और ऑयली भी होगा। ऑयल की वजह से एक्ने आते हैं जो लोग नहीं समझ पाते, और ऑयली स्किन वाले भी ये समझते हैं कि हमें मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं, भाई हमारी स्किन पे तो इतना ऑयल आ रहा है, हमें क्या ज़रूरत मॉइस्चराइज़र की। जबकि ऑयली स्किन बेस जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है मॉइस्चराइज़र की। फर्स्ट थिंग तो सब ये समझें कि भाई हमें अपनी स्किन के ऊपर जो है मॉइस्चराइज़र मस्ट लगाना है, वो हमें भूलना नहीं है। चाहे वो आप किसी भी फॉर्म में हैं, जो भी आप अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं वो आप लाजमी अपने साथ रखें, ट्रैवलिंग में हो कहीं भी हो, लेकिन आप उसे ज़रूर जो है ना ऐड करें अपनी लाइफ में। और सेकंड ये कि आप अपनी स्किन को समझें। अगर आपकी एक्नी स्किन है तो आपको एक्नी के लिए क्या क्योर करनी है, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है। आपकी ड्राई स्किन है, सुपर ड्राई स्किन है, तो आपने उसके लिए क्या प्रोडक्ट यूज़ करना है। जब हम स्किन को समझ जाते हैं ना, हमारी स्किन खुद ब खुद जो है फिर वो उन्हीं प्रोडक्ट्स के हिसाब से फिर चल रही होती है। मेरा जो वर्क है वो ये है कि मैं स्किन पहले देखती हूँ कि मतलब किस तरह की, उसके बाद में वो प्रोडक्ट बनाती हूँ। मेरे पास कोई प्रोडक्ट बना हुआ नहीं होता, मैं स्किन के पहले पूरा जो उनका प्रॉब्लम होता है वो मैं सुनती हूँ, वो बताती हूँ हिसाब से प्रोडक्ट बनाती हूँ। मैं उस किस्म का प्रोडक्ट ऑर्गेनिक मेकर हूँ, मैं वो स्किन केयर बनाती हूँ। मेरे पास कोई रेंज नहीं होती, आप अपना मसला मुझे बताते हैं और मैं पूरी हिस्ट्री लेती हूँ कि आपको कोई इशू तो नहीं है, आपका मतलब चल रहा कोई बॉडी में कोई ऐसी आपकी हार्मोनल पीरियड्स, मतलब जो हमारी ख़वातीन को चलती हैं मोस्टली, जो उनको मसाइल होते हैं स्किन के, उसके बाद में वो प्रोडक्ट को रेडी करती हूँ। ऑलमोस्ट मेरा जो टाइम होता है प्रोडक्ट रेडी का वो होता है 1 वीक। उसके बाद में उन्हें वो देती हूँ एंड देन वो फिर यूज़ करते हैं, फिर जो रिज़ल्ट मिलते हैं फिर वो उनको पता होता है कि भाई हमने जो प्रोडक्ट बनाई है यस वो हमारी स्किन के लिए जो है बहुत बेस्ट। क्या प्रोडक्ट्स बनाती हैं आप? मैं मॉइस्चराइज़र बनाती हूँ स्किन के लिए, मैं एसेंशियल ऑयल्स हैं मेरे पास और फेस सिरम्स हैं, बट बेस्ड ऑन स्किन टाइप्स कि आपकी स्किन टाइप्स क्या है उस हिसाब से मैं जो है उसको। तो ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ कर रही होती हैं? ऑर्गेनिक एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, नो साइड इफ़ेक्ट, कि आपको कोई भी वो मैंने अपना जो प्रोडक्ट निकालने का मेन जो पर्पस था वो मेरी बेटी थी, उनको जो है स्किन एलर्जी थी तो उनको कोई चीज़ सूट नहीं करती थी। फिर मैंने जो है इसको स्टडी किया इन सब चीज़ों को, मैंने मॉइस्चराइज़र बनाया कोको बटर, जो मेरा मॉइस्चराइज़र मैंने 6 मंथ के अंदर मेरा सारा स्टॉक जो है वो ख़त्म हो गया था। मतलब इतना लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था क्योंकि वो मैंने हर स्किन टाइप और बेबी स्किन के लिए बनाया था, तमाम बच्चे बड़े सब यूज़ कर सकते थे। जिसमें हमारे मर्द हज़रात हैं जिनको हमेशा हम इग्नोर कर देते हैं कि उनकी स्किन को भी जो है ना ज़रूर केयर मिलनी चाहिए, तो वो लोग भी वो मॉइस्चराइज़र लगा के जो है ना अपनी स्किन, मतलब आपका मॉइस्चराइज़र जो है बिल्कुल
माइल्ड है, माइल्ड है, हर स्किन पे, बेबी की स्किन पे, बड़े की स्किन पे, आप हर स्किन पे लगा सकते हैं उसको, चाहे वो एक्नी भी हो आप उस पे भी लगा सकते हैं। और आप उसको फील भी नहीं होगा कि आपने मॉइस्चराइज, लेकिन आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी। सेकंड ये कि मॉइस्चराइज जब हो जाती है ना आपकी स्किन, आपको खुद फील होता है कि यस मेरी स्किन पे कुछ मैंने जो काम किया है तो वो बहुत अच्छा। अच्छा, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद बड़ा सॉफ्ट फील होता है आपको स्किन में, बड़ा अच्छी सी फील आती है। लेकिन कभी कभार जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो उसकी स्किन और ज़्यादा ऑयली हो जाती है, और नहीं, तो उसकी क्या वजह होता है? मॉइस्चराइजर्स का इशू ये होता है कि हम जब ऑयली स्किन होती है ना, हमें ज़रूरत होती है उस ऑयल को भी ज़रूरत होती है ना, कि हम वो जो ऑयल पेनिट्रेट करना होता है हमें स्किन के अंदर। मोस्टली क्या होता है, जो जिनके पास एक्नी होता है ना स्किन पे, वो जस्ट वॉश करके ऐसे ही अपना जो भी फेस वॉश यूज़ कर लिया तो वो उनके स्किन को उनको चाहिए जब वो जो उनके टी जोन पे या एक्नी के पास जो ऑयल आ रहा है वो पहले अपनी फिंगर से उसको पेनिट्रेट करने के बाद वॉश करें मुँह, अपने ही स्किन के ऑयल को वो वॉश कर लेंगे एंड देन फिर कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगाएं तो उसकी अमाउंट उन्हें जो है वो थोड़ी सी जो लगाते हैं उससे बहुत कम, 1/4 लगाना चाहिए एक्नी वालों को। अच्छा, स्किन के हवाले से मुझे और भी बताएं, क्योंकि काफ़ी जो हमारी बच्चियां हैं, हमारी ख़वातीन हैं, बाहर निकलती हैं तो वो सन बर्न बहुत हो जाता है, स्किन टैन हो जाती है, तो उसके लिए कोई है आपके पास प्रोडक्ट? क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है, हाथ पैर बड़े टैन हो जाते हैं। उसके लिए भी मैं जो है हमारा जो सनस्क्रीन है मैं वो बना के देती हूँ। बिल्कुल, वो बच्चे भी लगा सकते हैं, बड़े भी लगा सकते हैं। ओवरऑल बॉडी पे आप अपना उसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी आपकी स्किन जो है सन टैन हो गई है। अच्छा, गर्मियों के लिए, सर्दियों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं आपकी? क्योंकि सर्दियों में जो है मोस्टली यही होता है, अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो सर्दियों में वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और गर्मियों में जो है बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, तो इसके लिए भी है कुछ कि आप मतलब चीज़ें अलग अलग यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बस जो मॉइस्चराइज़र मैं बनाती हूँ, जो बेसिक मैंने सबके लिए जो बनाया है, उसमें यही है कि वो आप दोनों सीज़न में यूज़ करते हैं। उसकी एक ये बड़ी बात है, बस उसकी तादाद जो है ना, उसका जो आपको एक अमाउंट लगानी होती है वो आपको सिर्फ उसमें बैलेंस करना होता है सीजन में। अच्छा। एक अमाउंट आपने गर्मियों में कितनी लगानी है, एक अमाउंट आपने सर्दियों में कितनी लगानी है, क्या उसमें बस इसका इस चीज़ का वो ऐसे ही आपकी अपनी स्किन केयर भी जो आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी अमाउंट ही का सारा फैक्टर होता है जो हम अपना खुद प्रोडक्ट को यूज़ करके ख़राब करते हैं स्किन। अब अगर एक ड्रॉप की बात है कि अगर आपने किसी भी सीरम को एक ड्रॉप यूज़ करना है तो मीन्स उसको एक ड्रॉप ही यूज़ करना है, उसके अलावा नहीं यूज़ करना। आप वही एक्सेस कोई भी चीज़, कोई भी अमाउंट लगती है, कोई केमिकल वाले अगर आप हम सीरम्स लगाते हैं तो ऑब्वियसली वो फिर हार्श करती है स्किन को, आपका तो स्किन जो है ख़राब होती है। अच्छा, पहले जो है क्रीम्स का ट्रेंड होता था और हर इशू के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए क्रीम्स होती थी, लेकिन अब जो है सीरम्स का ट्रेंड है और काफ़ी हर किस्म के सीरम्स हैं, जैसे नमाइड है, AHA, BHA, वो सारी चीज़ें हैं। तो क्या सीरम्स सेफ़ हैं, क्योंकि ये एसिड्स भी हैं? सेफ हैं, लेकिन उसी बेस पे मैंने कहा ना, स्किन टेक्सचर पे और स्किन की प्रॉब्लम के हिसाब से हर सिरम हर स्किन के लिए नहीं है। पहली बात, सारी ख़वातीन ये समझें कि हर सिरम हर स्किन के लिए नहीं है। आपकी स्किन की जो ज़रूरत है वही सिरम आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मोस्टली बच्चियों और ख़वातीन का जो हमारा एक्नी का इशू होता है, स्कार्स का इशू होता है, तो उसके लिए कौन सा सिरम बेस्ट है? उसके लिए जो है आप नाइसिनामाइड यूज़ करें और जो है जिंक यूज़ करें। उसके लिए टी ट्री ऑयल जो है वो सबसे बेस्ट है एसेंशियल ऑयल्स में मॉइस्चराइजिंग स्किन करने के लिए जो आपके एक्नी आते हैं। टी ट्री इज़ द बेस्ट सब्सटेंस जो आपकी स्किन की एक्नी को रिमूव कर सकता है। टी ट्री का आप फेस वॉश भी यूज़ कर लें, टी ट्री की सारी रेंज आप यूज़ कर सकते हैं और इजीली बिल्कुल आपको जो है, और आप इन्हीं सी चीज़ों पे फोकस रह के अपने एक्नी को क्योर करेंगे तो विद इन 1 मंथ आपका तो कोई मतलब एक्नी रहना नहीं है। एक्नी के साथ साथ आप अब नाइसिनामाइड भी यूज़ कर रहे हैं, आप हाइलुरोनिक भी यूज़ कर रहे हैं, आप बहुत सारे और भी सिरम है वो भी लगा लूँ, ये भी लगा लूँ, तो उससे क्या एक्नी जाने के बजाय ना और ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा आ जाता है। तो फिर हम बोलते हैं ये तो प्रोडक्ट ही सही नहीं है, ये तो यही नहीं है, लेकिन आपने यूज़ इट सही नहीं किया ना। बेसिक चीज़ है कि यूज़ आप किस तरह कर रहे हैं। मतलब एक्नी वाले जो इश्यूज़ हैं जिन लोगों के साथ, वो नियासिनामाइड यूज़ कर सकते हैं और टी ट्री ऑयल का सीरम या टी ट्री ऑयल यूज़ कर सकते हैं। टी ट्री एसेंशियल ऑयल के ड्रॉप्स वो यूज़ कर सकते हैं, उससे एक्नी आपका रिमूव हो जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर जिन लोगों को पता होगा इस बात का कि उनको इशू रहता होगा इसके लिए, आप एक्नी के लिए इन 2 से 3 चीज़ों का इस्तेमाल करें और उनको उसी अमाउंट में यूज़ करें जो उसमें मेंशन है।
एक्सेस अमाउंट जब भी आएगी तो आपका एक्ने जाने के बजाय वापस आएगा। अच्छा, मतलब आपको एक ड्रॉप से ज्यादा भी नहीं लगाना हाँ, है। एक्ने अगर वालों के ड्रॉप लिए एक है बोला गया है तो एक ही लगाएं। ड्रॉप लगाना है। जैसे दवाई होती है, डॉक्टर कहते हैं ना कि एक ही गोली खानी है, ज्यादा खाएंगे तो ऑब्वियसली आपने सही तो होना नहीं और मजीद बीमार हो जाए। तो ऐसे ही आपकी स्किन को भी उसी हिसाब से ज़रूरत होती है, जितना आपका फेस है, जितनी आपकी स्किन को ज़रूरत है, पोर्स हैं, ऑब्वियसली जो चीज़ जितनी हिसाब से पेनिट्रेट होनी है हमने उसी तरह से उसको लगाना है। एग्जैक्टली। अच्छा, हम लोग जब बाहर भी जा रहे होते हैं तो कहते हैं नियासिनामाइड जो है हमें सन एक्सपोज पे नहीं लगाना चाहिए, अगर सन एक्सपोजर है ज़्यादा तो उसके लिए हमें या बिल्कुल ना लगाएं या फिर हम लोग जो है उसके ऊपर सन ब्लॉक लगा लें। सन ब्लॉक लगा सकते हैं, लेकिन नाइसिनामाइड को जो है अवॉइड करें अगर मॉर्निंग में अगर आप बाहर जा रहे हैं। हाइलुरोनिक आप सेफ है, वो हर स्किन लगा सकते हैं, वही 1 ड्रॉप वाली बात कि हर स्किन पे लग सकता है। उसके बाद आप कोई भी सनस्क्रीन लगाएं और आप रेडी टू गो हैं, आप घूमें फिरें, कुछ भी हो, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, ऑयल्स बालों के लिए भी काफ़ी सीरम्स वगैरह हैं और टी ट्री में भी काफ़ी रेंज है हमारे बालों के लिए। तो बालों के लिए बताएं, क्योंकि आजकल हेयर फॉल का बड़ा इशू है और अभी तो सर्दियाँ भी आ रही हैं, विंटर्स में वैसे ही हेयर फॉल होता है। बिल्कुल। अब बालों के हेयर फॉल में जो हमारे यहाँ सबसे पहले चीज़ जो है वो यही है कि हमारा इंटेक जो है ना, सबसे अच्छा खाना जो है वो अच्छा होना चाहिए। वो तो मैं कहती हूँ स्किन के लिए भी आपको अच्छा खाना है। आप देखें, अच्छा खाएंगे बालों पे भी जाएगा, वो आपकी स्किन पे भी आएगा। जब चेहरा अच्छा नजर आएगा तो ही आप अच्छे मतलब जो है चीज़ें कर सकते हैं। सेकंड ये कि जब आप बालों के ऊपर आती है ना बात, और सबसे पहले मसला आता है हेयर फॉल का, उसमें भी यही चीज़ें हैं कि देखें हम जो शैम्पूज यूज़ करते हैं ना उनको हमें थोड़ा सा कम करना होता है। ये क्योंकि जो मार्केट के शैम्पू कम करना होता है, मतलब शैम्पू की क्वांटिटी कम कर दें या आप हफ्ते में 1 दफ़ा यूज करेंगे? हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा शैम्पू होता है। रेगुलर शैम्पू आप करेंगे आपका हेयर फॉल रहेगा। और मैं कहती हूँ जो शैम्पूज हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, खुदारा उनको यूज ना करें प्लीज। उनमें बहुत केमिकल्स हैं, आप मेडिकेटेड को यूज कर लें, गंजे हो जाएंगे आप विद इन 1 ईयर, जो है आपके बाल नहीं रहेंगे। मेडिकेटेड कुछ हैं, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन कुछ मेडिकेटेड शैम्पूज हैं जो आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, वो यूज कर सकते हैं। इवन कि आप जो बेबीज के लिए शैम्पूज मार्केट में है वो आप यूज कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है, उनमें कोई केमिकल इतना नहीं होता। आप वो यूज करें और इजीली आपके बाल रहेंगे, आपको खुद पता चलेगा कि आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो सही है, आपका हेयर फॉल नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे। तो हेयर फॉल के लिए बस यही है कि आप अपना थोड़ा ख्याल रखें, बस ये मार्केट के शैम्पू से अवॉइड करें। वीक में 1 से 2 दफ़ा ही बस शैम्पू करें और उसके साथ ऑयलिंग मस्ट करें, क्योंकि ऑयल करना जो है ना बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑयलिंग हमारे यहाँ मोस्टली नहीं, भाई हम ऑयल नहीं लगा रहे, ये हमारे बाल जो है स्टिकी हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर 1 आवर आप नहाने से पहले लगाएं, चाहे आप वीक में 1 बार लगा रहे हैं, 10 डेज़ में 1 बार लेकिन ज़रूर जैसे स्किन को मॉइस्चर चाहिए होता है, ऐसे ही हमारे बालों को भी मॉइस्चराइजर चाहिए होता है, तो उसको आपने करना ज़रूरी है। अच्छा, आप ऑर्गेनिक चीज़ों से अपनी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, चाहे वो स्किन केयर की हो, हेयर केयर की हो, लेकिन खाने का भी कुछ बताएं, क्योंकि हम लोग जो खाते हैं वो हमारी शक्ल पे नज़र आता है, हमारी पर्सनैलिटी में पता चलता है। तो हम लोग अगर ज़्यादा ऑयल ले रहे हैं तो हमारी स्किन खराब होती है, शुगर ज़्यादा ले रहे हैं तो हमारी स्किन खराब होती है। तो क्या चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए? ख़त्म तो देखिए, हमें वाइट पॉइजन करना चाहिए अपनी लाइफ से, जो कि सॉल्ट और शुगर की उसमें ले रहे हैं, हम इनटेक कर रहे हैं। तो शुगर और सॉल्ट को अगर जितना ऐसा ऐसा करके हम ख़त्म करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है हम जी भी सकते हैं, अच्छा ज़्यादा लाइफ हमारी एक्सटेंड हो सकती है। दूसरा ये कि अपने खाने में तेल के बजाय देसी घी का इस्तेमाल करें। देसी घी मतलब वो आपके लिए एक यूँ समझे सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ वही है। वो आप अपने घर में बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें, खुद भी खाएं, ख़वातीन जो हैं वो खुद भी खाएं। और ड्राई फ्रूट्स का वो एक तलबीना सा बना के वो उसके साथ यूज़ करें। सरसों का तेल भी बड़ा अच्छा होता है खाने में, सरसों का तेल, लेकिन सरसों का तेल पकने के बाद जो है ना, हमारे यहाँ तो एक कॉन्सेप्ट पुराना सा है ना कि भाई सरसों का तेल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन सरसों का तेल पकने के बाद और ज़्यादा जो है आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह साबित होता है। ये बातें बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जिन्हें पता होना चाहिए कि सरसों का तेल हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा जहर जो है उसी में है, उसको भी अवॉइड करें। कोशिश करें या तो ऑलिव ऑयल आप खाना जब बन जाए ऊपर से ड्रिजल करके वो आप रेडी करें, या आप जो है देसी घी, ऑलिव ऑयल की भी बड़ी कम तादाद जो है 1 स्पून आप बना लें, आप नॉर्मल खाना बन जाता है आराम से, और ऊपर से आप ड्रिजल करके कोई भी फूड है उसको यूज़ करें। जी, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी अवेयरनेस मिली। नाजरीन, ब्रेक ते वेंदासीं, वरी पे वापस अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल।
बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था ऐं ज़बरदस्त गेस्ट मूंखे जॉइन कर रहा आहिनि। सभिनि खां पहिरियों त एडवोकेट हाई कोर्ट मूंसां मौजूद है ZR शाहिद साहब मूंसां मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, उन सां गॾोगॾु काफ़ी असां वटि हिकिड़ो आर्ट एंड क्राफ्ट कॉर्नर भी आहे सेगमेंट में, ऐं रूही मूंसां मौजूद है जेका आर्ट टीचर भी आहे ऐं आर्ट एंड क्राफ्ट जूं काफ़ी शयूं ठाहे असांखे ॾेखारण वारी आहे। अस्सलाम वालेकुम रूही, कैसी हैं आप? ठीक है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा ZR शाहिद साहब, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं, हम लोग जो है कल 27 को वर्ल्ड टूरिज़्म डे मना रहे हैं पूरी दुनिया में, तो उसके बारे में आप बताएं कुछ। आप घूमने फिरने का शौक़ है और क्योंकि एडवोकेट हैं तो काफ़ी आपका एक्सपोजर भी रहा होता है। मेरा एडवोकेट से पहले मैं कराटे का ब्लैक बेल्ट हूँ और इंटरनेशनल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। तो मैं ताई साहब का शागिर्द हूँ। कराटे की पहली किक से लेकर आखिरी ब्लैक बेल्ट तक मैंने उनसे सीखी और मुख्तलिफ टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका, इटली, लंदन, फ्रांस, UK बड़ा तजुर्बा रहा दुनिया घूमने का। और पाकिस्तान की टीम के साथ मैं जाता रहा हूँ, पाकिस्तान की टीम को लेकर गया और बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा। अच्छा, स्पोर्ट्स छोड़ के फिर इस साइड लॉ की तरफ कैसे आना हुआ? स्पोर्ट्स शौक़ होता है और ये लॉ जो है ये ज़रिया रोज़गार है इसलिए सही है। अच्छा, लॉ और स्पोर्ट्स बहुत डिफरेंट फील्ड्स हैं और आपने माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स के ज़रिए। तो कैसी फीलिंग थी? जी, पाकिस्तान जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी मौजूद हैं, आप यकीन जानिए कि बहुत मोहब्बत देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। और मुझे एक दफ़ा याद है कि दुनिया के किसी मुल्क में हम लोग जब वहाँ गए तो किसी वजह से पाकिस्तान का जब टीम ग्राउंड में उतरती है तो कौमी तराना बजाया जाता है। हाँ, तो वो कोई डिस्टर्बेंस हुई तो वहाँ जो लोग मौजूद थे पाकिस्तानी, उन्होंने ऑर्डरली अपनी ज़बान से पाकिस्तान का तराना जो है वो पढ़ा और बहुत खुशी हुई, आँखों में आंसू आए। लगा कि पाकिस्तान हमें वहाँ पर याद आता है कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले दुनिया में बहुत सारी जगहों पे भी मौजूद हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना ये एक मौका मिला तो मैं दुनिया में गया, उसे रिप्रेजेंट किया। बहुत ही अच्छा लगता है कि हम यहाँ से कुछ लेकर जाते हैं, फिर वहाँ से कुछ सीख के वापस आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, हमारे साथ रूही भी मौजूद है और कुछ बना रही हैं आप, तो उसके बारे में बताएं, आपने अभी क्या स्टार्ट किया है बनाना और हमारे नाज़रीन को क्या दिखाने वाली हैं आप? जी, मैं एक लैंप लेकर आई हूँ, हैंगिंग लैंप। हाँ। इसके अंदर होल्डर भी है और ये जो है बिल्कुल सिंपल है। देखें, इस तरह भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आर्ट के लोग जो हैं उसको कुछ डेकोरेट करके ज़्यादा खुश होते हैं। तो अब इसे मैं डेकोरेट करूँगी, बहुत सिंपल। मेरे पास इमिटेशन फ्लावर्स हैं और थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं, उनसे मैं करूँगी। इसको लेस लगाऊँगी सिल्वर कलर में और फिर बनाऊंगी। और इसके अलावा अगर टाइम हुआ तो एक फ्लावर बनाना बताऊंगी। सही है। अच्छा, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, क्या करती हैं, आपका ये क्या काम है, कैसे स्टार्ट किया? मैं स्कूल टीचर हूँ और 2006 में स्कूल में अक्सर होता है आर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। हाँ। तो मुझे कुछ नहीं आता था और आप जानती हैं कि कोई बताना पसंद नहीं करता, कोई चाहता ही नहीं है कि कोई सीखे उस जैसा काम। बहरहाल मुझे शौक़ हुआ और मैंने काम देख देख के दूसरों को काम करने लगी, फिर कोर्सेज़ किए, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर TV चैनल्स पे जाना शुरू किया अपना आर्ट वर्क लेकर। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब काफ़ी काम कर लेती हूँ और स्कूल में भी स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में बच्चों को सिखा भी रही हैं। बिल्कुल, वहाँ खुद भी सीखा है, ये खुद भी सीखा है, क्योंकि सीखना तो सबको पड़ता है। हाँ। अभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और सीखने में तो कोई शर्म भी नहीं है, करना चाहिए। अच्छा, ये बड़ा क्रिएटिव काम है, इसमें जो है आप खुद इन्वेंट भी कर रहे होते हैं, काफ़ी चीज़ें खुद दिमाग से बना के और चीज़ों को मिला के कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। कुछ ना क्या कुछ क्या बन क्रिएट जाता किया है आपने? देखिए, ये बॉटल्स थी। रिसाइकलिंग जो है उसमें बड़ा मज़ा आता है कि आप पुरानी चीज़ को या टूटी हुई किसी चीज़ को आप करें। ये बॉटल्स जूस की थी और खाली हुई फेंक देते हैं ना हम लोग। हाँ। तो मैंने इस पे डोरी लगाई है। ये इसका फूल नहीं है, ये रास्ते में आते, डोरी से इसे कवर किया। लेकिन वो उसके साथ ही लग रहा था। हाँ, ऐसा लग रहा था आपने लगाया है। हाँ, देखिए वो इसका था। अच्छा, ये भी बॉटल है,
ड्रिंक की बॉटल है, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक आप लें, उसे खाली होता है, कटिंग करें और इसमें फ्लावर्स बनाकर लगा दें। सही है, ज़बरदस्त। और ये जूट वर्क हुआ हुआ इस पे, ये भी खाली कॉफ़ी की एक शीशी थी, तो मैं फेंकती नहीं हूँ। सही है। तो जार्स और बॉटल्स जो आप फेंकती नहीं है, आप उन पे कुछ ना कुछ आर्ट वर्क करके और बड़े अच्छे तरीके से आप उसको प्रेजेंट करती हैं। जी बिल्कुल, यही तो काम है। ये कि आप ऐसी चीज़ को जिसमें कोई लगे कि ऐसे फारिग चीज़ें आपके घरों में आप उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं और आप उनको जो है घर पे सजा के रख सकते हैं, सजा के रख सकते हैं। अच्छा जी, शाहिद साहब आप मुझे बताइएगा, हमारे यहाँ काफ़ी लोगों को नहीं पता कि FIR क्या होता है, उसका मतलब क्या है, इसके बारे में बताएं। देखिए, FIR आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि लोगों को सिर्फ FIR का नाम ही मालूम है, exactly। जबकि शॉर्ट फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई बात इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, दैट्स कॉल्ड FIR। अच्छा देखिए, इसकी अहमियत, नाम बड़ा छोटा सा, इसकी अहमियत पूरा केस इसी के गिर्द घूमता है। जब भी कोई वक़ुआ होता है तो सबसे पहले जो इत्तला दी जाती है उसकी FIR कटती है, और जब FIR कटती है उसमें जो जिन लोगों के नाम होते हैं, जो नॉमिनेशन उसमें हो जाती है, तो वो आखिर तक, यानी केस के ख़त्म होने तक वो चलती है। FIR की अहमियत इतनी ज़्यादा होती है कि सारा केस उसी के गिर्द घूमता है। FIR के बाद फिर जो IO को मार्क हो जाती है, जो भी उस एरिए, उस थाने का कंसर्न थाना जो होगा उसको मार्क हो जाती है FIR। तो वो IO, दैट्स मीन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो फिर उसके FIR में जो जो लोगों के नाम होते हैं उनके इन्वेस्टिगेशन करता है, कौन इसमें शरीक है, किस तरह है, उन लोगों को अगर गिरफ्तारी की ज़रूरत है तो उनको गिरफ्तार कर लाएगा। उसके बाद रिपोर्ट, अगर छोटा केस होगा तो रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट बनाने के बाद चालान पेश करेगा कोर्ट। क्रिमिनल लॉयर हैं जी? क्रिमिनल, ठीक है। उसमें किस नौयत के केसेस आपके पास आते हैं? सबसे छोटी वाली नौयत के केसेस भी बताएं और सबसे बड़े वाले अच्छा देखिए, सबसे छोटी यूं कहीं दो हमसाए लड़ जाएं आपस में, हाथापाई हो जाए, पानी भरने पे, सड़क पे कूड़ा मैंने आपके दरवाजे फेंक दिया, वो ये मसले मसाइल, ये सबसे छोटा गली मोहल्ले से शुरू होगा ना, इसमें भी FIR हो जाती है। FIR हो जाएगी। लड़ाई झगड़ा होगा ना, किसी का सर फट गया या हाथापाई हो गई तो FIR होगी। वो फिर कोर्ट में जाके भुगतते रहते हैं, बाद में उनको एहसास होता है। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि लोग अगर लड़ रहे हैं और गाली गलौज पे भी FIR हो गई, ऐसा होता है? हाँ, गाली गलौज जाहिर हो, झगड़ा बढ़ेगा ना। आपने किसी को गाली दे दी, उससे ज़्यादा स्टैंड, मतलब मुँहमारी हुई है और उस पर भी कोई FIR नहीं, अगर मुँहमारी तक वहाँ तक कोई बात नहीं पहुँचेगी थाने तक तो कोई FIR नहीं, सुलह सफाई हो जाएगी आपस में। ये छोटा केस है, ठीक है। और बड़े से बड़ा केस जानलेवा केस होता है, किसी को कत्ल कर दिया गया। हमारे यहाँ जो एक दफ़ा 302 कहलाती है, सिर्फ लोगों को इतना ही पता है कि जी किसी को कत्ल कर दिया तो उसकी दफ़ा 302 होती है। उसके मफरूज़ात बड़े मुख्तलिफ होते हैं, किस तरह लगी, कहाँ कत्ल हुआ, कैसे कत्ल हुआ। फिर IO का काम होता है कि वो उस तमाम चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन पूरे तरीके से करे, कोर्ट पे पेश करे, उनकी उन तमाम जो मफरूज़ात होते हैं उस पर जज फिर फैसला देता है कि कौन सज़ा याफ्ता है और सही कौन है। नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ कोर्टों में केसेस जो है लटके रहते हैं और इतना सुस्त रवि का वो शिकार हैं, क्यों हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है इतना सुस्त हुआ है? आजकल इस पे तो बहुत ज़्यादा बहस भी हो रही है। देखिए, कोर्ट के जो टाइमिंग होते हैं शायद वो कम है, कोर्ट के जो टाइमिंग होते हैं वो कम होते हैं, और आपका कहना बिल्कुल सही है कि इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि लोग बूढ़े हो जाते हैं। जो सिविल के केस होते हैं, क्रिमिनल में तो फिर भी फैसला हो जाता है, जो आदमी जेल में है, अंदर है, उसकी ज़मानत हो गई, आधा केस ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो सिविल के केसेस हैं, वो केस जो हैं वो दादा ने अगर केस दर्ज कराया हुआ है तो उसका पोता आज लड़ रहा होता है। सिविल के केसों में इतनी कोताही या इतनी डिले टैक्टिस हो जाती है कि फ़र्ज़ करें किसी ने किसी के मकान पर कब्ज़ा कर लिया और उस कब्जे को छुड़ाने के लिए एक वक्त लग जाता है। बल्कि मैं एक छोटा सा, एक केस नस्लों तक चलता है, नस्लों तक भी चलता है भी, बल्कि एक मैं छोटा सा यूं कह दूं कि एक यूं कह लीजिए कि भैंस भागती हुई जा रही थी, उसे किसी ने पूछा जंगल में कि भाई तुम क्यों भाग रही हो, तो उसने कहा कि शहर में गाय पकड़ने वाले कुछ लोग आए हैं। तो उसने कहा तो गाय को पकड़ने आए, तुम क्यों भाग रही हो? कह रही मुझे कोर्ट में ये साबित करने के लिए कि मैं भैंस हूँ, गाय नहीं हूँ, अरसा लग जाएगा 10 साल का।
तो मतलब एक ये मैंने एज ए जोक कहा, आपने हर जगह ऐसा नहीं है वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन होता यही है कि केस बड़ा डिले हो जाता है और उस केस को लोग भूल जाते हैं। दो भाइयों में झगड़ा होता है मकान के लिटिगेशन पर और वो फिर आखिर में सोचते हैं कि हमने क्यों केस किया। अच्छा, वो उनमें से कुछ अक्लमंद लोग होते हैं जो आपस में फिर फैसला करके आपस में सुलह सफाई करते हैं, केस से जान छुट जाती है, वरना न जाने कब तक चलेगा। ये बुराइयां हैं हमारी। अच्छा, ये केसेस फिर जानलेवा भी हो जाते हैं अक्सर, क्योंकि ये सिविल केसेस जो हैं ऐसे भी होता है। और क्योंकि हम लोग ने इंटीरियर में और काफ़ी वैसे भी देखा है कि भाई आपस में लड़ पड़ते हैं और ख़ानदान अलग हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। देखिए, जायदाद जो है ना, सब बहुत सारी चीज़ों में जायदाद के मसले मसाइल, इंटीरियर का आपने जिक्र किया, मज़ाफ़ात में जो झगड़े होते हैं जायदाद के ऊपर हैं, ज़मीनों के ऊपर। मेरी ज़मीन इतनी थी, मेरे बाप ने मुझे दी थी, और उस पर झगड़े होते हैं और फिर झगड़ा तूल पकड़ जाता है। और अब जब फिर झगड़ा होता है ना, तो लड़ने वाला ये नहीं सोचता कि किसी ने किसी को अगर एक मुक्का मारा है तो जवाब देने वाला अगर ताकतवर है तो 10 मुक्के मारता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं सिर्फ इसको एक ही मुक्का इसने मारा है तो मैं उसके जवाब में एक, जो ताकतवर होता है वो जीत जाता है। अच्छा, अभी आजकल सोशल मीडिया पे ये भी न्यूज़ चली है कि जब क्योंकि औरतों को जो है अपना हिस्सा नहीं मिलता विरासत में, तो एक तो उनको विरासत में हिस्सा दिया जाए, और जब एक खातून डिवोर्स ले रही है तो उसको डिवोर्स के बाद हस्बैंड के जो माल मिल्कियत है उसमें भी हिस्सा दिया जाए। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये आपने जो पूछा कि औरतों को जो वरासत में है वो हिस्सा है। फ़र्ज़ कीजिए कि 3 भाई हैं और 3 बहन हैं, तो आप सोच लीजिए कि भाइयों के दो हिस्से हो जाएंगे और बहनों का एक लेकिन मोस्टली नहीं मिलता ना। नहीं होना तो यही चाहिए, जो शरीयत भी कहती है, कानून भी कहता है कि लड़के के 2 हिस्से और ख़वातीन या जो फीमेल है उसका एक हिस्सा होगा। उसी तरह से उस जायदाद को आपको जो है बांटना चाहिए, उसको तब्दील, इसके अलावा कोई और नहीं। शरीयत भी यही कहती है हमारी, और इसी तरह हमारा कानून भी यही कहता है। और बीवी का भी जो है, अब ये आई थिंक रिसेंटली मैंने ये न्यूज़ पढ़ी है कि उस बीवी का भी हिस्सा होगा अपने हस्बैंड के जायदाद में। आप ये कहना चाह रही हैं अगर हस्बैंड का इंतकाल हो गया, बीवी और बच्चे जिंदा हैं तो बीवी को मिलता है। और अगर डिवोर्स भी लेती हैं या डिवोर्स हो जाती है, आपस में दोनों की सेपरेशन हो जाती है, तो उसमें भी जो है औरत को उसका हिस्सा वो लेके जाएगी। अगर वो जिंदा है और उसके शौहर का इंतकाल हो गया है तो जो जायदाद उसके बच्चों में बटेगी उसके साथ साथ 20% उसका भी हिस्सा होगा, उसको भी उसमें से मिलेगा। लेकिन डिवोर्स हो जाने के बाद उसमें बड़ी कंडीशंस हो जाती हैं। अच्छा। एक तो ये हो जाता है कि जब डिवोर्स हो गई, अगर उसने कहीं शादी कर ली तो वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी वहाँ से। लेकिन उस सूरत में डिवोर्स हो जाने के साथ कि अगर उसके बच्चे हैं, कुछ हैं, तो वो उसको कुछ हिस्सा मिलता रहेगा। सही है, फिर जो है कंपनसेशन होती है उसकी। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ जी रूही मौजूद है, और ये आपका लैंप कहाँ पहुँचा मुझे ये बताइएगा। जी, ये तकरीबन रेडी है। हाँ, बस थोड़े से फ्लावर्स और लगाऊंगी। और वैसे अब इसके चाहें तो हम टेसल्स भी लगा सकते हैं। हाँ। इसके नीचे कोई मकरामा रिंग जैसे होते हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ इसे फ्लावर से अरेंज कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने और येलो के साथ ऑरेंज और सी ग्रीन जो है वो यूज़ किया कलर। सही है। अच्छा, ये जो आपने लैंप पूरा बनाया, ये भी आपने खुद बनाया या ये बने हुए भी मिल रहे हैं, लेकिन बन भी जाते हैं, क्योंकि ये बलून के साथ बनते हैं। ग्लू लगाकर ऊपर टिश्यू या थ्रेड जो है वो हम रैप करते हैं इसके ऊपर, और फिर उसके बाद वाइट ग्लू लगाते हैं। फिर इसे ड्राई होने के बाद इसमें जो है वो उसे अंदर जो बलून होता है उसे फाड़ देते हैं हम लोग, तो ये शेप निकल आती है। ये भी बड़ा ट्रिकी बहुत। हाँ, और बच्चों को बड़ा एहतियात भी रखना चाहिए, क्योंकि अगर बलून फट गया तो फिर वो सारा जो है ज़ाया हो जाएगा। नहीं, ड्राई करने के लिए बिल्कुल अलग रखना चाहिए ताकि वो कोई ख़राबी ना हो, वरना सारी आपकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा शाहिद साहब, आप मुझे ये बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ टूरिज़्म बड़ा इम्पोर्टेंट भी है और इस पे जो है हमारे मुल्क की इकॉनमी भी बेस करती है, तो आप क्या समझते हैं कि टूरिज़्म को और फ़रोग देना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत लोकेशन बिल्कुल है, बिल्कुल है। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में भी टूरिज़्म क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए आपने बड़ा अच्छा एक मौजू ये छेड़ा है। पाकिस्तान दुनिया का वो खूबसूरत तरीन मुल्क है, माफ़ी चाहता हूँ, वो मुल्क है जिसमें चार मौसम हैं। बाकी दुनिया में ये नहीं मौजूद है। आप नॉर्दर्न एरिया जाएं, वहाँ देखें
बदनसीबी, हमारी बदकिस्मती से हम लोग इस पर तवज्जो नहीं दे रहे, जबकि अगर हम इस पर तवज्जो दें तो हमारा मुल्क की कुछ चीज़ें, कुछ जगहें, स्विट्ज़रलैंड मैंने देखा तो मैं उससे मुशाबिहत देता हूँ कि हमारे मुल्क में कुछ चीज़ें स्विट्ज़रलैंड से हम कहीं पर भी कम नहीं है। बिल्कुल ऐसे लेकिन हमारे यहाँ वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, जाने के रास्ते सही नहीं है, थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, और कभी इलेक्ट्रिक नहीं होती, कभी कोई चीज़, मतलब कुछ मुश्किल आते हैं। अगर हम उस पर तवज्जो दें तो हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, और बाहर से जो लोग आएंगे हम बहुत सारा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत इसमें स्पेस मौजूद है, इस पर बात तो की जाती है लेकिन इस पर काम नहीं होता। बदनसीबी हमारी है, काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। नाजरीन, ब्रेक ते वेंदासीं, वरी बि वापसि अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते अवां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ऐं जॾहिं असां पंहिंजे ख़वातीन खे, पंहिंजी नंढनि छोकिरियुनि खे ऐं यूथ खे स्पोर्ट्स में ऐं नेशनली या इंटरनेशनली असां खेॾंदे ॾिसंदा आहियूं त ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे। हूअं त छोकिरा ॾाढो अॻिते आहिनि हिन फील्ड में, पर जॾहिं छोकिरियुनि खे मां ॾिसंदी आहियां मूंखे पर्सनली ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे, ऐं मूंखे पाण खे ॾाढी मोटिवेशन मिलंदी आहे, ऐं मूंखे ईअं बि थींदो आहे त असांजो मुल्क माशाल्लाह केतिरी तरक़ी करे रहियो आहे स्पोर्ट्स में भी। जो छोकिरियूं जॾहिं अॻिते ईंदियूं आहिनि हर फील्ड में त ॾाढी ख़ुशी मिलंदी आहे। सो अहिड़ियूं ॿ पर्सनैलिटीज़ मूंसां मौजूदु आहिनि। सभिनि खां पहिरियों त महर अली मूंसां मौजूदु आहे, जेका फुटबॉलर आहे। अस्सलाम वालेकुम महर, कैसी हैं आप? वालेकुम, ठीक, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ऐं असां वटि हिकिड़ी नंढड़ी छोकिरी बि आहे जेका बॉक्सर आहे, ऐं उन सां ॻाल्हाईंदासीं। शेखा मौजूदु आहे मूंसां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप शेखा? बताएं। जी, माशाल्लाह फुटबॉलर हैं आप महर, और ये आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्या शौक़ था, खेलती थी? जी, बचपन में तो खेलती थी, लेकिन उसके बाद तो पता नहीं था कि गर्ल्स भी खेलते हैं। उसके बाद जो है मैं कॉलेज में थी तो वहाँ पर स्पोर्ट रूम में हम चले गए एक दिन, तो वहाँ पर ना ऑप्शन दी गई थी, मतलब गेम्स के ना, गेम्स के नाम दी गई थी। तो उसमें मैंने चॉइस किया फ़ुटबॉल। तो मेरे साथ मेरी दोस्त भी थी, वो भी फ़ुटबॉल। ठीक है, हमने मैम से बात की तो उन्होंने कहा यहाँ पर तो नहीं हो सकता क्योंकि कॉलेज है, अगर आपको खेलना है तो आप, मैं नंबर दे देती हूँ तो आप यहाँ चले जाएँ। मैं कॉलेज में ही थी, मैंने अपने उसी टाइम अब्बू को कॉल की कि मुझे जो है फ़ुटबॉल ज्वाइन करना है और मुझे इस जगह का बताया गया है और मुझे करनी है, बस ज्वाइनिंग करनी है। तो हम लोग घर आ गए। अच्छा, आपको खेलना आता था, आप खेलती थी? हाँ, आपको पता था? इतना ज़्यादा नहीं। हाँ। वहाँ जाकर तो पता चला कि फ़ुटबॉल तो बहुत ज़्यादा टफ़ है। इतना ज़्यादा नहीं आता था, मतलब बच्चों के साथ खेलते थे बचपन में। आपको पता है बचपन में तो खेल तो वो 0% भी नहीं होता। हाँ। जहाँ आप नेशनल लेवल पर खेलती हैं। तो उसके बाद जो है अब्बू की, मतलब ऐसी कोई 2-3 बजे के टाइम कॉल आई तो मुझे कहा कि अभी आ सकते हो। मैंने कहा जी कहाँ आना है? गुल प्लाज़ा के साइड जो है ना, हमारी कॉलेज से आ गए। मैंने कहा ठीक है। उस टाइम बस में भी सफ़र नहीं करते तो रास्ते का भी नहीं पता था। अब जो मेरे साथ दोस्त थी वो कहती है हाँ मुझे पता है, चलो ठीक है चले जाते। रिस्क लिया, चले गए। हम जैसे ही उतरे तो सामने से अब्बू गाड़ी लेकर आए तो हम लोग बैठे। तो सबसे पहले हम जो है आगा खान जिम खाना गए, वहाँ पर ज्वाइन किया। मतलब अगर मैं बताऊँ कि अगर मुझे मोटिवेशन, अगर मुझे पुश किया गया है तो मेरे फादर ने ही मुझे किया है, वो मुझे खुद ही लेकर गए थे वहाँ पर। और जब मैं वहाँ जाकर जब मैंने देखा है ना तो मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब इतना कि वहाँ के सारे आगा खानी थे, वहाँ के लोगों को देखकर वहाँ पर हम मिले सबसे, वहाँ पर बातचीत की सबसे। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि वाकई में लड़कियाँ खेलती हैं, बल्कि नेशनल लेवल पर। उस टाइम जो है वो नॉर्वे से खेल कर आ चुके थे जब मैं गई थी 2017 में वहाँ पर ज्वाइनिंग करने के लिए। तो हमारा एडमिशन हो गया वहाँ पर। बहुत ज़्यादा खुश थी। तो जैसे ही घर पहुँची तो रात को जब अब्बू आए घर तो वो मेरे लिए किट लेकर आए थे, मतलब फुटबॉल किट लेकर आए थे। एडमिशन लेते वक्त क्या उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस थे? उनका एक रिक्वायरमेंट होता है, मतलब अगर आप इस एकेडमी से खेल रहे हैं तो आप किसी और एकेडमी की तरफ से नहीं खेल सकते हैं। अच्छा, एक तरह से वो तो हम ये नहीं कह सकते कि वो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट नहीं था, प्राइवेट एकेडमी थी, उसकी फ़ीस थी। लेकिन उसकी उन्होंने पता क्या किया था, गर्ल्स के लिए ना पैकेज रखा था, मतलब गर्ल्स के लिए बहुत कम फीस थी और बॉयज़ के लिए ज़्यादा थी, गर्ल्स के लिए कम थी। क्योंकि फिजिकली भी कोई एग्ज़ाम हुआ था?
नहीं फिजिकली कुछ नहीं, भी नहीं। कुछ भी नहीं, बस वो वैसे ही सिलेक्ट हो गए थे क्योंकि जब हम लोग वहाँ गए थे तो इत्तेफाकन सामने से ना अब्बू के दोस्त ही या शायद वो जानते होंगे, वही सामने आए। तो वहाँ जब वो बैठे अपनी बातें कर रहे थे तो उसके बाद खुद ही जो दूसरे सर थे, सर जफ़र, मुझे अभी भी याद है कि सर जफ़र खुद ही फॉर्म लेकर आए थे, फिर हमने वहीं पर बैठकर फील किए और उसी टाइम सबमिट किया था। अच्छा, कितना टाइम सीखा और फिर खेलना कब स्टार्ट किया? 6 मंथ जो है, 6 मंथ बाद मैंने नेशनल खेला था। 6 मंथ बाद, पूरे 6 मंथ हो गए थे। और मेरी पता है फर्स्ट नेशनल जब मैंने खेली थी तो उससे पहले कुछ टाइम पहले भाई आए थे लेने के लिए मुझे एकेडमी। तो जब हम लोग रात को बैठे हुए थे तो भाई बात कर रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि मेहर जो है ना आगे जल्दी जाएगी, क्योंकि फुटबॉल एक बहुत टफ गेम है। उस चीज़ को समझना मतलब फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं होना, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना है। तो वो चीज़ें मैंने मेहर में देखी हैं, मेहर जो है ना कर पाएगी। तो अच्छा, ये उसी सारी ही बातें भी सुन के तो बड़ी खुशी मिलती होगी बहुत फिर। बहुत बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ मेरे पास अल्फाज ही नहीं है थी तब, और हमारी कितना जो टाइम प्रैक्टिस चलती है आप लोगों की? फ्राइडे सैटरडे संडे हमारी जो है ना टाइमिंग होती है 2 से 5, वो 2 से 6-7 तक चली जाती है। तो फ्राइडे सैटरडे संडे सिर्फ क्लासें होती हैं आगा खान में। फिर उसके बाद जब मैं फ़र्स्ट नेशनल खेल कर आ चुकी थी तो कराची यूनाइटेड से मेरे लिए ऑफ़र आया था कि आप हमारी एकेडमी ज्वाइन करें। अगर आप मतलब कोई और एकेडमी से ऑफ़र आता है ना तो वो मंथली आपको पे भी करते हैं, कन्वेंस भी देते हैं। सही है। तो मतलब इस तरह था। तो मैं आगा खान में भी थी और अभी भी कराची यूनाइटेड में भी अच्छा, हूँ। किस पोजीशन पे आप खेलती हैं? मैं डिफेंस खेलती हूँ। सही है, पहले ज़बरदस्त। मिड पर खेलती थी, फिर डिफेंस खेलती हूँ। अच्छा, बॉक्सर भी हमारे पास मौजूद हैं। शेखा, कैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फिर कैसे बॉक्सिंग की तरफ, क्योंकि लड़के ज़्यादा होते हैं जी, बिल्कुल। तो फिर लड़कियों का यहाँ आना क्या ये टफ नहीं था? जी बिल्कुल, बहुत टफ था। मेरा किसी भी गेम वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे इंटरेस्ट मिला तो इनसे मिला। अच्छा, इन्होंने बॉक्सिंग भी की है, टेबल टेनिस सब कुछ किया है, तो मुझे इनसे इंटरेस्ट लगा, तो मुझे बॉक्सिंग ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा मैं यही करूँ। बहुत से लोगों ने मुझे कहा तुम बहुत कमज़ोर हो, नहीं कर सकती, क्योंकि जिसको नहीं कर सकते कहोगे वो बिल्कुल कर ही लेता है, करके दिखाता है। करके दिखाता है। तो मैंने भी यही सोचा था, नहीं भाई मैं करके रहूँगी। हालांकि ये भी टफ है, इतना ईजी नहीं है, देखने में और करने में बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा बस मैं करूँगी, और मुझे सपोर्ट घर से तो मिलता ही था। मेरे घर वाले तो अच्छा, यही कहते कब हैं। सीखना शुरू किया, कब एकेडमी ज्वाइन किया, कैसे मुझे सिलसिला शुरू हुआ? न्यू ज्वाइनिंग है मेरा। अच्छा, न्यू जी ज्वाइन है। बिल्कुल, ठीक है। न्यू तो अभी ज्वाइनिंग है सीख मेरा। रही हैं आप? जी बिल्कुल, सीख भी रही हूँ और कर भी रही हूँ घर में। अच्छा, कैसे सिखाते हैं बॉक्सिंग लड़कियों को? क्या उसके लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट होना चाहिए, मेंटली जी फिट होना बिल्कुल, चाहिए? मेंटली बहुत फिजिकली दोनों। चोटें बिल्कुल इतनी लगती होंगी। जी बिल्कुल, छोटी छोटी बच्चियाँ भी आती हैं, मैं तो फिर भी बड़ी हूँ माशाल्लाह से। 10, 9, 11 साल की लड़कियाँ भी आती हैं, उनको भी इंटरेस्ट चढ़ा हुआ है जिम्नास्टिक वगैरह, ये इन सब का। छोटी छोटी लड़कियों में भी है ये सब। अच्छा, आप माशाल्लाह बॉक्सिंग भी कर रही हैं या करती थी? नहीं कर रही हूँ, लेकिन अच्छा, सारा कुछ बताएं कि फुटबॉल के साथ साथ और क्या सीख रही हैं और क्या किया है? फुटबॉल के साथ साथ ये जो बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग एक्चुअली मेरी जो मैं लाहौर गई हुई थी, मेरा नेशनल था, तो मेरी मम्मा जो है रोज़ मुझे कॉल करती थी, रोज़ मतलब दिन को 3-4 दफ़ा। तो इस तरह होता था। तो एक दफ़ा अबू ने डांट लिया कि रोज़ रोज़ कॉल ना करें, तंग ना करें। तो एक दफ़ा मतलब इत्तेफाकन तो कॉल आई तो बोला कि निम्रा ने ज्वाइनिंग की है किसी एकेडमी में, मेहर बस तुम आओ और देखो। मतलब मम्मा को थोड़ी फ़िक्र थी, वो मुझसे छोटी है। और मैंने कहा कौन से स्पोर्ट में ज्वाइन किया? उन्होंने कहा बॉक्सिंग में ज्वाइन किया। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो जब मेरी जैसी कराची वापस हुई तो मैं उसके साथ उसकी एकेडमी में गई, उसको मैंने देखा, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने उसे जो है ना अप्रिशिएट करने के लिए मैं उसके साथ गई थी, तो उसे देखने के लिए। तो मुझे अभी भी याद है जब फर्स्ट टाइम वो जब उसका मैच था, वो जब रिंग में गई थी, और उसकी हाइट और बॉडी माशाल्लाह शुरू से मतलब बॉडी में बहुत हेल्दी है और हाइट भी बहुत मेरी जितनी हाइट है। तो वो जो लड़की है ना, उन्होंने निम्रा को देख कर ही ना वो रिंग में नहीं आई और बिना फाइट किए वो जीत गई। तो ये ऐसा भी बात होता है? हाँ, ऐसा मतलब डर जाते ना लड़कियाँ, डर जाती वो तभी हैं। कह रही हूँ मेंटली बड़ा स्ट्रांग। हाँ, ये है नहीं कि physically भी। आपको कुछ ना भी आ रहा हो, आप अपने आप को इस तरह प्रिटेंड करो कि आपको सब कुछ आता है। तो निम्रा में यही था। तो वो वो ये तो लड़की नहीं ऐसे डर करती गई कि थी। इसी तरह आप प्रिटेंड करवाती कि मैं बस नहीं मार नहीं दूंगी। नहीं, मैंने क्योंकि सीख रही हूँ ना, मैं तो मुझे में तो ऐसा लेकिन नहीं मुझे लगता। जो है ना बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा टफ गेम लगता अच्छा, है। फेवरेट फुटबॉलर कौन है आपका? मेसी।
मेसी। अच्छा बॉक्सर आप दोनों से पूछ रही हूँ। नहीं बॉक्सर में निम्रा को ही कहूँगी नहीं, मुझे क्योंकि उसे देखकर रिंग में नहीं आते लोग। अच्छा वो इतनी हेल्दी हो गई या इतनी हेल्दी चौड़ी? है, हाँ हेल्दी है, बिल्कुल। लंबी चौड़ी नहीं, तो हेल्दी है। ये बात ना उन्होंने ही मुझे कही थी। तो मैं वहाँ पर गई थी, हमारे यहाँ पर है आईसी वाले रोड पर ही है ना, वो रेंजर्स हेडक्वार्टर के अंदर है। उस टाइम मतलब 65 से वो अकेडमी है, तो 1965 से तो मुझे बड़ा शौक चढ़ा कि मैं जाऊँ देखूँ। तो मैं वहाँ गई, तो वहाँ से मैंने एक सर से बात की, तो उन्होंने कहा आप आ जाएं, हमें आप चाहिए। सही है। मैंने कहा मैं आ अच्छा जाती हूँ। स्पोर्ट्स के साथ साथ इन सारी चीज़ों के साथ साथ आप लोगों की एजुकेशन के बारे में बताएं। एजुकेशन मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ और कराची यूनिवर्सिटी से। ज़बरदस्त। और और आप मैंने क्या कर रही एफएससी हैं? किया है मेडिकल में, अभी आगे पढ़ रही हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, मतलब पढ़ भी रही हैं और साथ साथ स्पोर्ट्स को भी नेशनली लेके चल रही हैं। और तमाम इन चीज़ों को जब लड़कियों को देखते ना हम लोग सी सारी चीज़ें करते हुए, तो बड़ी खुशी मिलती है। और आई एम प्राउड ऑफ यू सीरियसली। अच्छा हमारे साथ रूही भी मौजूद है, अभी कुछ बना रही है रूही आप? जी अब मैं बना रही हूँ, ये तो कंप्लीट हो गया, लैम्प कंप्लीट हो गया लैम्प हमारा। अच्छा अब मैं क्रेप पेपर से फ्लावर बनाना बताऊंगी। ब्रश कटिंग है और इसको मैंने कर लिया है और रेड और वाइट बना रही हूँ डबल शेड में। ठीक है। अच्छा देखिए ब्रश कटिंग करती, इस कटिंग को ब्रश कटिंग कहते हैं। ये कर दी, अब मैं इसको ग्लू लगाकर फोल्ड करती जाऊँगी और ये जो है जैसे फोल्ड होता जाएगा ये फ्लावर बनता जाएगा बड़ा सा। अच्छा ये कटिंग भी आपने खुद किया है इसको? जी ये कटिंग देखिए इस तरह मैंने जिस साइज़ में भी लेना है, इससे छोटा भी और इससे बड़ा भी ले सकते हैं। और ये कटिंग जो है सिंपल, उसको पूरा फोल्ड करके और आप एक साथ ही कट कर जैसे ही ये क्रेप पेपर की शीट मिलती है उसी तरह आप कटिंग करती जाइए। अगर आपको छोटा चाहिए तो छोटे साइज में। अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए इन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। जो सारे सामान आपके पास रखे हुए हैं इनका पता होना चाहिए और इसके लिए मेरे ख्याल से प्रॉपर स्टडी होती होगी। बिल्कुल, जब हम कोर्स वगैरह करते हैं तो कोर्सेज होते हैं मुख्तलिफ, उसमें हमें बताया जाता है। अब हमें नॉलेज भी होगी, फिर कुछ खुद से आइडियाज़ आते हैं कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह कर लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वो फिर बहुत सारी चीज़ें हम लोग खुद भी अरेंज करते हैं। तो बाज़ दफ़ा तो हमें चीज़ें नहीं मिलती हैं तो फिर बस अपने जहन से वो करके कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं। तो ये इस तरह बस फोल्ड करना, फोल्ड करना और इसे करते जाएंगे तो ये फ्लावर बनेगा। फिर मैं बना रही हूँ इसे। अच्छा ठीक है, आप इसको कंटिन्यू रखें, आप बनाएं, फिर हम लोग देखते हैं बाद में कि कैसे कंप्लीट हो रहा है। अच्छा महर और शिखा, आप लोगों को आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है? बिल्कुल। और ड्रेसिंग करने का और बाल बनाने का, ये सारी चीज़ें? बिल्कुल, आर्ट का नहीं है, ड्रेसिंग क्योंकि जो लड़कियां होती हैं स्पोर्ट्स की तरफ तो उनका ज़रा इस लड़कियों वाली चीज़ों में ज़रा कम शौक होता है, मैंने ये देखा है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा टॉल भी किया गया है इस बारे में कि मैं घर पर हमेशा टी शर्ट के साथ घूमती हूँ। भाई क्यों घूमती हूँ? भाई नहीं है, हमें मुझसे नहीं होता, पहना नहीं जाता। और शलवार कमीज़ तो मैंने तब से स्टार्ट किए जब मेरी भाभी आई थी। तो वो जो है अपने या तो नए नए ड्रेस मुझे उठा कर देती थी, ये पहन लो महर। तो वो पहनते पहनते अब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी लेवल में पहुंच गई हूँ तो मुझे ज़्यादातर पहनना चाहिए। लॉन्ग शर्ट ही सही लेकिन पहनना चाहिए। तो स्टार्टिंग तो मेरी वही थी। मेकअप से तो बिल्कुल कोई लिंक नहीं था मेरा, दूर दूर से भी नहीं था, लेकिन यहाँ कर करवाया गया है। अच्छा अभी भी नहीं करती मेकअप? नहीं, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं पता मेकअप के बारे में? बिल्कुल भी नहीं पता है, पता सब कुछ है लेकिन करती नहीं। का शौक नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। बाल बनाने का शौक है, बाल करती हूँ। बाल बनाना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है अपना। अच्छा लेकिन प्लेयर्स को ज़्यादा क्या शौक होता है? वो जो हमारे जिम वेयर होते हैं उस टाइप का, वो जो स्पोर्ट्स वेयर होते हैं उनका शौक होता है? किड्स जो स्पोर्ट्स की होती हैं उनका ज़्यादा शौक होता है, ऐसा होता है? हाँ किड्स, मैं कहती हूँ मेरे पास हर कलर के किड्स हो। अगर आप आएंगी तो आपको हर तरह के कलर के मिल जाएंगे। मेरा फुटबॉल जो है ना 3 फुटबॉल है, वो कोई हाथ ना लगाए। शूज़ है, शूज़ का बड़ा शौक हम रखते हैं, वैसे तकरीबन सभी रखते हैं। हाँ सारी जितने भी स्पॉट में होते हैं वो सारे रखते हैं। तो हमारे पास हर तरह के शूज़ हो, किट हो, हर चीज़ हो। अच्छा शिखा, आपको क्या शौक है? इसके अलावा क्या हॉबीज़ हैं आपकी बॉक्सिंग के अलावा? मेकअप करना, मेकअप करना आपको पसंद है? जी। चले इनको पसंद है। वैसे बॉक्सिंग में जब रिंग में उतरते हो सबसे पहले मेकअप करते फिर रिंग में जाना पड़ता है, इसीलिए मेकअप पसंद है। हाँ पढ़ना, हाँ जैसे डॉक्टर बनना, ये है मेरा कि डॉक्टर बनना है और एक्टिंग भी करना है। अच्छा खाना बनाना आता है आप जी, लोगों को? खाना बनाना बिल्कुल आता है। मैं फास्ट फूड खाना तो बनाती नहीं हूँ, लेकिन ये है कि शौक है। शिखा बनाती है मेरे ख्याल से खाना।
सही है। वो भी अपने शौक से कि अच्छा बना ली, यूट्यूब से देख देख कर बना लेती हूँ। सही है। अच्छा, और क्या क्या हॉबीज़ हैं महर आपकी? क्योंकि स्पोर्ट्स में जो लड़कियां होती हैं उनको कहा जाता है कि लड़कों की तरह रहती हैं और इनको कोई भी घरदारी और सब नहीं आता, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है वाकई, या फिर ज़रा आप चेंज हो गया है कि नहीं लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं? नहीं, हाँ, सब कुछ कर सकती हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस तरीके से सोचा जाता है कि अगर ये स्पोर्ट में है तो ये चलकर भी आ रही है लड़कों की तरह, अक्सर ऐसा टॉल किया जाता है। मुझे ज़्यादातर, मैं अपना रखकर सोचूंगी तो बहुत दफ़ा बोला गया है कि ये तो चलकर भी आती है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई मर्द चलकर आ रहा है। और बॉडी शेप, मेरी बिल्कुल ही बॉडी शेप ही चेंज हो गई थी। उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन करने के बाद थोड़ी वो सही हो गई थी मैं, कि वैसे जिम तो मैं बॉडी बनाने के लिए गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा वो मेरी बॉडी एक बन जाएगी। तो हर तरह से ना, तो इस तरीके से टॉल करते हैं कि बोलना ये आपको घर के काम करने नहीं, कुकिंग करना नहीं आता या सफाई को लेकर ये नहीं आता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको आता है। और जब हम फर्स्ट टाइम जब हम लोग गए थे, हमारा नेशनल था, इस्लामाबाद गए हुए थे, तो वहाँ पर जब हम होटल में थे ना, तो हमारे रूम में तो हम किसी को छोड़ते नहीं थे क्योंकि वो सारे मेल होते थे ना, तो सफाई करने के लिए हम खुद कर लेंगे सफाई, हम खुद कर लेंगे। तो वहाँ पर एक दफ़ा वहाँ पर मैंने रोटी बनाई थी, मतलब मेरा दिल कर रहा था कि मैं रोटी बनाऊँ, तो मैंने खुद जाकर किचन में और रोटी बनाई। तो वहाँ के लोग सारे हैरान थे, बल्कि मेरी खुद की टीम के भी थे। तो मेहर, तुम्हें काम करना सच में आता है? भाई हाँ आता है, हमें यकीन नहीं हो रहा। मैंने कहा तुम लोग झाड़ू लगा सकते हो, मैं रोटी नहीं बना सकती। तो मतलब इस तरह है कुछ, ऐसा नहीं है कि काम नहीं आता, काम सब आता है, सब आता है। ये है कि करती नहीं हूँ लेकिन काम आता है। हाँ, यही है ना कि हम लोग क्या कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हमारे जो बच्चियाँ स्पोर्ट्स में हैं वो शायद कोई काम नहीं करती होंगी, उनको और कुछ नहीं आता होगा और वो जो है लड़का नुमा हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इतनी अच्छी अम्माएं नहीं है कि बस एक ही चीज़ करो, सब कुछ करना पड़ता है। और वो स्पोर्ट्स में भी है और उनके पास एक्स्ट्रा टैलेंट है, एक्स्ट्रा स्किल्स हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है ना कि फैमिली में स्पेशली बड़ा ट्रोल किया जाता है और नेगेटिव लोग भी होते हैं, टॉक्सिक लोग होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं लड़कियों को स्पोर्ट्स में नहीं जाने। तो ऐसा कुछ फेस करना पड़ा आप लोगों को? बहुत, लेकिन वो मुझ तक नहीं पहुंची। मतलब मेरी मम्मा, मेरे फादर मेरे लिए वो मतलब डिफेंस थे, वो मेरे लिए, मेरे सामने वो मेरे लिए लड़ लेते थे। मेरी मम्मा ख़ास तौर पर, मुझे अभी भी याद है कि मेरी मामू बलूचिस्तान से आए हुए थे, तो उन्होंने सवाल किया कि लड़की है तो आपने स्पोर्ट में डाला हुआ ये वो, तो अब वो हंसने लग गए, अब्बू ने जवाब नहीं दिया। तब मैंने कहा ये मेरी बेटी है, ना इससे आपको वास्ता है ना इनके अब्बू को वास्ता है, अब्बू तो वैसे कुछ नहीं बोलते। तो ये मतलब मुझे वो चीज़ मतलब बहुत खुशी होती है कि मेरे बड़े भाई ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। इन चीज़ों से और हौसला भी मिलता है और हमें अपने बच्चों को हौसला देना है। आपको कोई फैमिली की तरफ से कुछ फेस करना पड़ा, कुछ ऐसी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी, कुछ सुना? नहीं, सपोर्ट थी सबकी, सपोर्ट, भाई, अम्मी, अब्बू तो नहीं खैर, लेकिन अम्मी का सपोर्ट बड़ा रहा है हर चीज़ में, पढ़ाई में, हर चीज़ में। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, आगे महर और शिखा खुद को कहाँ देख रही हैं? इंटरनेशनली प्ले करना है, कहाँ तक जाना है? इंशाल्लाह अब तो यही सोचा है कि इंटरनेशनल ही करेंगे, लेकिन एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको पता भी है। तो जैसे एजुकेशन कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह आगे भी जितनी भी चांस आएंगी तो। अच्छा, किस चीज़ को ज़्यादा टाइम देती हैं? फुटबॉल भी खेल रही हैं, बॉक्सिंग भी कर रही हैं और भी आपने कुछ बताया, तो ज़्यादा टाइम जहाँ टाइम मिलता है मैं वहाँ दे बैलेंस करके चलते हैं। बिल्कुल हर चीज़ को लेकर। अब मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, मेरी क्लास कब से कब तक है, तो वहाँ चली जाती हूँ। तो ये नहीं है कि मैं फ़ुटबॉल रेगुलर ट्रेनिंग करती हूँ, अब वीक में 2 दफ़ा करती हूँ। बॉक्सिंग के लिए मैं वीक में 1 दफ़ा जाती हूँ। तो मुझे 2 अकेडमी जानी पड़ती हैं, आगा खान इन कराची यूनाइटेड। अच्छा, डाइट का भी ख्याल रखती हैं आप? बहुत ज़्यादा। खाना पीना तो हमारा ये है कि आपको जो मिले खा लें, ये नहीं है कि आप ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते। लेकिन फैटी चीज़ों से आप लोग दूर नहीं रहते? मतलब स्पोर्ट्स में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि जिम में हमें ज़रा पाबंदी दी गई थी कि आप ऑयली चीज़ें ज़्यादा ना यूज़ करें। नमक, जैसे कि मेरे जो कोच थे उन्होंने कहा आप अपनी चीज़ों में थोड़ा नमक कम यूज़ करें, ऑयल, चीनी, ये तीनों चीज़ों का ज़रा ख्याल रखें। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो है ना डाइट के लिए कि हमें कुछ कहा जाता है कि आप ये खाएं ये ना खाएं, हमें सब खाना है। ठीक है, ये तो बड़ी मज़े की बात है और आपको जो है इस फील्ड में देख के हमें भी बहुत खुशी हो रही है और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही कामयाब करे। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगी बच्चियों को जो इस फील्ड में आना चाह रही हैं और आपको देख के इंस्पायर हो रही हैं?
पहले आप बोले आप या मैं बोलूं? मुझे जैसे दिया बाकियों को भी दे दो। आप एक ही मैसेज दे दें दोनों मिलजुल के। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी लड़की आना चाहती है स्पोर्ट में, तो वो हमेशा होता है ना, या तो खुद को देखते हैं कि हम नहीं कर सकते भाई, ये तो बहुत टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ क्या होता है, आपको पुश करने की ज़रूरत है। हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमें बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो आती हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता, बेसिक चीज़ें भी नहीं पता होती, लेकिन वो आती हैं तो उन्हें सब कुछ मतलब पता चल ही जाता है। 1 हफ्ता लगता है, 2 हफ्ता, 1 महीना, लेकिन उसके बाद आप भी उसी लेवल पर जहाँ पहुँचते जो पहले से खेल चुके हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, कर सकते। अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई लड़की आना चाहती है तो वो आ जाएगी। चलेगी। थैंक यू सो मच महर, थैंक यू सो मच शिखा। अच्छा रूही, कहाँ हमारे ये जो आप फ्लावर बना रही थी कहाँ पहुँचे, और नाज़रीन को दिखाती चले और बताती चले कैसे बनाया? जी, ये क्रेप पेपर से ब्रश फ्लावर कटिंग से बना है, और इसको बहुत सारे बनाकर हम कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे चार्ट है, वो चटाई है, इसके ऊपर लगा सकते हैं, और अगर वायर के साथ हम करें तो किसी बॉटल में हम अरेंज कर सकते हैं। ज़बरदस्त। और कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं ना कि आपके घर पे अगर कोई इवेंट है या फिर अगर आपके मेहमान आ रहे हैं तो आप टेबल सजा सकते हैं, आप इवेंट्स में जो ये फ्लावर्स लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप घर पे खुद ही बना के और अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं, अपने इवेंट्स को खूबसूरत बना सकते हैं। थैंक यू सो मच रूही, थैंक यू सो मच आप दोनों का। नाज़रीन, दिस प्रोग्राम टाइम बिल्कुल ख़त्म थी वियो आहे, ऐं ॾाढो ज़बरदस्त ऐं हेल्दी प्रोग्राम, प्रोडक्टिव शयूं असां तव्हां सां डिस्कस कयूं, अवेयरनेस ॾिनी। उम्मीद आहे तव्हांखे ॾाढो मज़ो आयो हूंदो। सुभाणे वरी अवां सां मुलाक़ात थींदी नए प्रोग्राम में नए महिमाननि सां। तेसिताईं सभु हाली खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।